अध्याय 39। रुको, तुम कौन हो? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। जब आप मुझे इतनी खुलेआम धमकी दे रहे हैं तो मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? मो फैन ने पूछा। एशियन को चेतना के अपने समुद्र में प्रवेश करने से मना कर दिया। एशियन की आवाज सख्त हो गई जब उन्होंने सलाह दी, जिद्दी मत बनो, मैं तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूँ। इसे स्वीकार कर लो और अपना शेष जीवन शांतिपूर्वक जियो। क्या यही तो तुम चाहते थे? यह कोई रास्ता नहीं है, तुम मुझे बस मरने के लिए मजबूर कर रहे हो, मो फैन ने विरोध में चिल्लाया। इस बीच वहां उपस्थित सभी लोग फुसफुसाने और बड़बड़ाने लगे तथा अपनी राय व्यक्त करने लगे। मो फैन भगवान के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वह सच नहीं कह रहा है? कौन जानता है, हो सकता है वह शुरू से ही झूठ बोल रहा हो और अब उसे अपने झूठ के उजागर होने का डर हो। हाँ, अगर वह सच कह रहा है तो उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वह तो बस सबके लिए समस्याएं बढ़ा रहा है। मैं कहता हूं कि भगवान को उसे अपनी चेतना का सागर खोलने के लिए मजबूर करना चाहिए। खैर, ऐसा लगता है कि मो फैन यहाँ गलत है। मो फैन ने ये सब सुना और चकित हो गया। क्या किसी को अपनी चेतना के सागर में प्रवेश देना कोई सरल बात थी? ये लोग इस बारे में इतने लापरवाह क्यों थे तथा इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए उन्हें दोषी क्यों ठहरा रहे थे? इस समय एशन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। ठीक है, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। आओ इसे करें। मैं 3 तक गिनूंगा और तुम अपनी चेतना का सागर खोलोगे, अन्यथा कुलपति तुम्हारा गला काट देंगे। एशियन ने कुलपति को मो फैन को पकड़ने का इशारा किया। हम इस अनुचित प्रस्ताव पर मो फैन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि मुखिया उसकी ओर दौड़ रहा है। उसने भागने का प्रयास किया लेकिन अफसोस, उसका छोटा सा व्यक्तित्व उस कुलपति के सामने नहीं टिक सका जो नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर पर था। मुझे छोड़ दो, कमीने, मुझे जाने दो, मो फैन चिल्लाया और कुलपति की पकड़ से छूटने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि कुलपति की तलवार उसकी गर्दन को छू रही है। मो फैन, ऐसा लगता है कि आज ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मेरे भतीजे, कुलपति ने मो फैन के कान में फुसफुसाया। एक एशन ने अपनी गिनती शुरू की, तभी मो फैन के चेहरे पर एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट हुई। 2 इस समय मो फैन ने महसूस किया कि तलवार उसकी गर्दन पर कस रही है, छूने पर चुभ रही है। उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने एक अर्थहीन मौत मरने के बजाय एशन को अपने मन में प्रवेश करने देने का निर्णय लिया। कम से कम अपने भाग्य को एशन और अपनी किस्मत पर छोड़ देना निश्चित मृत्यु से बेहतर था। उसने अपने इरादे जाहिर करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ऐसा करने से पहले ही धमाका। एक मुक्का कुलपति के हाथ पर लगा जो तलवार पकड़े हुए था, जिससे तलवार उसके हाथ से गिर गई। जिस व्यक्ति ने उसे मुक्का मारा था वह मो फैन को लेकर पीछे की ओर भाग गया और भागने की कोशिश करने लगा। ये व्यक्ति उन दर्शकों में शामिल था जो परिवार के कार्यक्रम को देखने के लिए एकत्र हुए थे। रोको उसे, कुलपति ने अपना संतुलन बनाने से पहले चिल्लाया। नौकर और मोई के पिता सभी उसे रोकने के लिए उस आदमी के सामने आए। हालांकि वह बिल्कुल भी डरा नहीं और उसने अपनी आभा जारी की, जिससे उसकी साधना प्रकट हुई। नवजात आत्मा क्षेत्र का चरम चरण। सभी लोग चौंक कर बड़ी बड़ी आंखें करके चिल्लाए। हालांकि वे जल्द ही शांत हो गए क्योंकि कुलपति उस आदमी और मो फैन के सामने आए और उनसे भिड़ गए। तो क्या हुआ यदि वह एक शिखर नवजात आत्मा क्षेत्र साधक था? क्या कुलपति भी उसी क्षेत्र में नहीं थे? इसके अलावा यह मो परिवार कुलपति का क्षेत्र था। यहाँ उसे लाभ मिला। हालांकि वह आदमी सीटी बजाते समय बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। वाह! दर्शकों में से 4 और व्यक्ति प्रकट हुए तथा रास्ता साफ करने लगे, जबकि उनमें से 2 ने कुलपति से भिड़ंत कर ली। एशन ने मो चेन की ओर सिर हिलाकर उसे लड़ाई में शामिल होने का इशारा किया। मो चेन ने एशियन की आज्ञा का पालन किया और नीचे उतरकर पैट्रियार्क को उन लोगों से लड़ने में मदद की। अन्य 2 लोगों ने मो परिवार के गार्डों, नौकरों और बुजुर्गों के साथ संघर्ष किया, जिससे मो फैन को पकड़े हुए व्यक्ति को भागने का रास्ता मिल गया। हालांकि एशन उन खलनायकों में से नहीं था जो बिना लड़े चुपचाप बैठे रहते और इंतजार करते रहते। इस प्रकार के खलनायक तभी मरते हैं जब नायक अपना बदला लेने के लिए और अधिक शक्तिशाली होकर लौटता है। एशियन ने अपनी गतिशीलता कौशल का उपयोग किया और मो फैन को पकड़े हुए व्यक्ति के सामने आ गए। एशियन को इतनी तेजी से अपने सामने आते देख उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, उस आदमी ने अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ते हुए धमकी दी। एशियन ने उसकी धमकी का जवाब देते हुए हंसते हुए कहा, हा, तुम्हें पता है मैं मरना चाहता हूं, अगर तुम मार सको तो मुझे मार दो।
उसका जवाब सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी और उसने मन ही मन सोचा, क्या उसके दिमाग में कोई गड़बड़ है या क्या। हालांकि जल्द ही उसकी उलझन भरी अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी जगह भय ने ले ली। ऐशन ने उस पर मुस्कुराया जब उसने अपनी 9वीं अवस्था की मूल क्षेत्र आभा जारी की। यह आभा इतनी शक्तिशाली थी कि सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सिर पर पहाड़ रख दिया गया हो, और ऐसा महसूस करने वाला वह अकेला नहीं था। मो फैन को बचाने के लिए उसके साथ आए उसके सभी दोस्त भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। एक क्षण में उनमें से 2 व्यक्ति घुटनों के बल गिर पड़े और खड़े नहीं हो सके। मूल क्षेत्र। मो फैन को पकड़े हुए आदमी ने भय से कराहते हुए कहा, लगता है हमारी जानकारी अधूरी थी। वह अपने ऊपर पड़ रहे दबाव को झेलने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। जब वे लोग हिलने में असमर्थ हो गए तो कुलपति और मो चेन ने उन 2 लोगों को मार डाला जिनसे वे लड़ रहे थे, तथा फिर वे दूसरों की मदद के लिए दौड़े। वे जानते थे कि ऐशन को किसी मदद की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने मो फैन की ओर देखते हुए कहा, बच्चे, ऐसा लगता है कि हम भविष्य में तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते हुए उसने अपने जीवन के सार को जलाना शुरू कर दिया और अपने जीवन को शक्ति के लिए बेच दिया। इस नई शक्ति के साथ वह एशियन के दबाव का विरोध करने में सक्षम था। एक क्षण में वह अपने स्थान से गायब हो गया और ऐशन से थोड़ी दूर दिखाई दिया। पहले तो ऐशन को आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यह सब उस व्यक्ति के जीवन तत्व की मात्रा के कारण था जो जल रहा था। एशियन को लगा कि इस आदमी का पीछा करना बेकार होगा और इसके बजाय उन्होंने मो फैन को निशाना बनाया। उसने अपना हाथ उठाया और मो फैन के सिर पर निशाना साधने से पहले अपनी तर्जनी उंगली निकाली और गोली मारो। यिन ब्लॉसम की किरण मो फैन के सिर को भेदने से पहले उसकी उंगली से निकली। बीम से छेद होने के कारण वह आदमी नीचे गिर गया। उसके सारे बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। ऐशन उसके पास दौड़ा, ये जांचना चाहता था कि क्या उसने सही देखा है। उस आदमी के पास पहुंचकर उसने उसे घुमा दिया। मो फैन की लाश न मिलने पर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वह कहाँ है? ऐशन ने आश्चर्य से आंखें खोलकर पूछा। सिस्टम, मुझे बताओ कि मो फैन मर गया है या जिंदा है। डिंग। होस्ट, नायक मो फैन अभी जीवित है, जैसा कि मुझे शक था। ऐशन ने बुदबुदाते हुए पूछा, लेकिन कैसे? वह अचानक कैसे गायब हो गया? ये टेलीपोर्टेशन ताबीज था। मो चेन अपने प्रश्न का उत्तर लेकर उपस्थित हुए। आप ये कैसे जानते हैं? ऐशन ने उत्सुकता से पूछा कि मो चेन इतना आश्वस्त क्यों था। क्योंकि उसके अचानक गायब होने का सिर्फ यही मतलब होगा। किसी के इस तरह गायब होने का एकमात्र तरीका यही ताबीज है। ऐशन ने समझ में सिर हिलाया। हालांकि जल्द ही मो चेन का सवाल सुना, लेकिन ये लोग कौन हैं और मो फैन से उनका क्या संबंध है? इसके अलावा वे मो फैन के लिए मरने को भी क्यों तैयार थे? विशेष रूप से यह आदमी, उसने अपने जीवन सार को जला दिया और खुद के बजाय मो फैन को बचाने के लिए एक टेलीपोर्टेशन ताबीज का भी इस्तेमाल किया। क्या यह अजीब बात नहीं है? चलो इसे बात के लिए छोड़ दें। क्या हम किसी तरह मो फैन को ढूंढ सकते हैं, जैसे कोई दिशा या कुछ और? ऐशन ने पूछा, उसे फिर से पकड़ने का कोई रास्ता खोजने की उम्मीद में। हालांकि अपनी उम्मीदों को तोड़ते हुए मो चेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम अभी यह नहीं पता लगा सकते कि वह कहाँ है। टेलीपोर्टेशन ताबीज किसी व्यक्ति को कुछ दूरी पर एक यादृच्छिक स्थान पर टेलीपोर्ट करता है। केवल एक शिलालेख और ताबीज मास्टर ही हवा में लटके शिलालेखों और क्यूई को पढ़कर यह निर्धारित कर सकता है कि मो फैन को किस दिशा में भेजा गया है। ठीक है, मैं समझ गया। ऐशन ने अपनी पिछली सीट पर बैठने से पहले सिर हिलाया। उसने पूछने से पहले कुलपति की ओर अपनी निगाहें टिका दी। हे कुलपति, मुझे मो फैन के बारे में सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। मुझे उसे फिर से ढूंढना होगा। कुलपति को सब कुछ समझ में आ गया क्योंकि उन्होंने वह सब कुछ बता दिया जो वे जानते थे, जैसे कि लिंग यून उसकी बचपन की प्रेमिका थी और उसे वाइन बुल संप्रदाय में कैद कर लिया गया था। इसके अलावा कमोबेश कुछ और जानकारी भी थी जो कुछ उपयोगी हो सकती थी। हालांकि लिंग यून के बारे में जानकारी उन सभी में सबसे कीमती थी। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ऐशन मो चेन के साथ चला गया। हालांकि अब ऐशन के दिमाग में एक स्पष्ट गंतव्य था, वाइन बुल संप्रदाय। मो चेन के साथ वह कुछ घंटों के बाद वाइन बुल संप्रदाय के सामने उपस्थित हुए। यह मो परिवार के घर से ज्यादा दूर नहीं था। यह जुइन शहर में शीर्ष संप्रदाय था। हालांकि फीनिक्स पंख संप्रदाय के सामने यह एक ड्रैगन के सामने केचुए की तरह था। रुको, तुम कौन हो? अपनी पहचान दिखाओ। वाइन बुल संप्रदाय के पहरेदारों ने चिल्लाकर ऐशन और मो चेन को अंदर जाने से रोक दिया। इस पर ऐशन ने अपना संप्रदाय चिन्ह दिखाया।
पी फीनिक्स पंथ संप्रदाय अध्याय 40। क्या वह अपनी ही बातें नहीं सुनता? पी फीनिक्स पंथ संप्रदाय। गार्ड ने चौंकते हुए पूछा। जाओ और अपने संप्रदाय के गुरु को सूचित करो कि फीनिक्स पंथ संप्रदाय के युवा गुरु मो परिवार की मुख्य शाखा से मो चेन के साथ उनसे मिलना चाहते हैं। मो चेन ने घोषणा करते हुए अपने परिवार का टोकन भी दिखाया। इनमें से एक भी वाइन बुल संप्रदाय जैसे संप्रदाय के लिए बड़ी बात थी, हालांकि दोनों के लिए वे सर्वोच्च प्राथमिकता थे। संप्रदाय ऐसे बड़े लोगों को नाराज नहीं करना चाहेगा, है ना? फीनिक्स फेदर संप्रदाय के एक युवा गुरु का मतलब था कि वह संप्रदाय के नेता का प्रत्यक्ष शिष्य था और एक प्रतिभाशाली और प्रतिभावान व्यक्ति था जिसे वे अपना शत्रु नहीं बना सकते थे। पहरेदारों ने बिना समय बर्बाद किए संप्रदाय के अंदर जाकर संप्रदाय के गुरु को अपनी यात्रा की सूचना दी। 1 मिनट में ही संप्रदाय के गुरु की आवाज द्वार पर आई, प्यारे मेहमानों को आने दो, उन्हें इंतजार मत करवाओ। ये सुनकर गार्डों ने गेट खोल दिया और एशियन और मो चेन को संप्रदाय के गुरु के कक्ष में ले गए। कक्ष में प्रवेश करते ही मो चेन और एशियन का स्वागत एक बड़े कमरे में हुआ जिसमें मछलियों से भरा एक तालाब और आरामदायक बैठने की व्यवस्था थी। एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी सीट पर बैठ गया और उन्हें बैठने का इशारा किया। एशियन और मो चेन अपनी इच्छानुसार बैठे। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपना परिचय देने से पहले गार्ड को वहां से जाने दिया। नमस्कार युवा मित्रों, मैं वही संप्रदाय गुरु हूं जिनसे आप मिलना चाहते थे। मुझे बताओ कि किस कारण से तुम इस बूढ़े आदमी के कक्ष में आए हो। बेलबेल संप्रदाय के गुरु ने अपना प्रश्न समाप्त करने के बाद उनकी ओर देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ये अतिथि उनके पास क्यों आए थे। वह विशेष रूप से चिंतित नहीं था क्योंकि वह जानता था कि ये लोग श्वेन शहर से नहीं थे और ज़िया साम्राज्य के अधिक शक्तिशाली क्षेत्र से आए थे। उन्हें अपने संप्रदाय के साथ कोई शत्रुता नहीं रखनी चाहिए और अधिक से अधिक उन्हें अपने संप्रदाय के उस शिष्य से शत्रुता रखनी चाहिए जिसने उन्हें अपमानित किया हो। यदि ऐसा होता तो संप्रदाय का गुरु इन महत्वपूर्ण अतिथियों को प्रसन्न करने के लिए उस शिष्य को दंडित करने में संकोच नहीं करता। वाइन बुल संप्रदाय गुरु, मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न और अनुरोध हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका आदरणीय स्व मुझे इसमें मदद करने के लिए तैयार होगा। एशियन ने विनम्र मुस्कान के साथ अपनी यात्रा का कारण बताया। संप्रदाय गुरु को मुखाग्नि देने के इस भाव से संप्रदाय गुरु प्रसन्न और आनंदित हो गए। उन्होंने उम्मीद की थी कि शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले ये युवा स्वामी अहंकारी होंगे, हालांकि वे काफी विनम्र और शिष्टाचारी थे। उसे पता नहीं था कि अगर यहाँ सिर्फ मो चेन होता तो क्या होता। उसे इस छोटे से संप्रदाय के गुरु के चेहरे या शिष्टाचार की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन एशियन की बात अलग थी। वह समझता था कि यह छोटा सा कदम इस मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकता है। संप्रदाय का गुरु उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए अधिक तत्पर होगा जो उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है, न कि उस व्यक्ति की जो ऐसा नहीं करता। हाँ, मुझे बताइए युवा स्वामी, वे प्रश्न क्या हैं? मैं उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जहां तक अनुरोध का सवाल है, मैं आपका अनुरोध सुनने के बाद ही कोई जवाब दे सकता हूं। संप्रदाय के गुरु ने एक उलझन भरे चेहरे को प्रकट करने से पहले मुस्कुराते हुए जानकारी दी। वह बिना सुने उनकी कोई भी मांग पूरी करने का वादा नहीं कर सकते थे। क्या होगा यदि अनुरोध इतना बड़ा हो कि वह उसे पूरा न कर सके? वह तो केवल एक कोर फॉर्मेशन प्रथम चरण साधक था। वह किसी भी अनुरोध को पूरा करने के लिए बहुत आश्वस्त नहीं हो सकता था। मैं समझ सकता हूं संप्रदाय गुरु, कृपया पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। मैं बाद में आपको अपना अनुरोध बताऊंगा। ठीक है, आप प्रश्न पूछना शुरू कर सकते हैं युवा गुरु। संप्रदाय गुरु ने विनम्र और सम्मानजनक लहजे में निर्देश दिया। एशियन ने सिर हिलाकर बताया, मैं लिंग यून नाम की लड़की के बारे में और आपके संप्रदाय में उसके कारावास का कारण जानना चाहता हूं। लिंग यून, संप्रदाय के गुरु ने इस नाम वाली लड़की को याद करने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा। जल्द ही उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसे उस लड़की की याद आ गई जिसे कुछ सप्ताह पहले उसके संप्रदाय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। युवा गुरु, जिस लिंग यून लड़की की आप बात कर रहे हैं, उसे उसकी उच्च प्रतिभा और 6 सितारा भावना के कारण मेरे संप्रदाय के आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। उन्होंने एक उज्ज्वल व्यक्तित्व और क्षमता भी दिखाई जो भविष्य में उन्हें उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकती थी। मैं उसे अपना शिष्य बनाने की योजना बना रहा था, हालांकि कुछ सप्ताह पहले उसने बी परिवार के युवा गुरु बीची को नाराज कर दिया। वह मेरे परिवार का एक प्रमुख अनुयायी है और बी परिवार उसका समर्थन करता है। उसने उस पर उच्च स्तरीय साधना के संसाधन और जड़ी बूटियां चुराने का आरोप लगाया।
संप्रदाय को इस मामले में मध्यस्थता करनी पड़ी और इस प्रकार हमने लिंग युन के सामान की जांच की और निश्चित रूप से हमें बीची से चुराए गए सभी साधना संसाधन मिल गए। हालांकि वह चिल्लाती रही कि उसे नहीं पता कि ये संसाधन उसके सामान में कैसे आ गए, तथापि सारे सबूत उसके खिलाफ थे और संप्रदाय के पास उसे आजीवन कारावास की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं उसकी सजा को घटाकर केवल 5 वर्ष करना चाहता था। हालांकि बीची ने संप्रदाय को धमकी दी कि दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए उसकी सजा को अधिकतम तक बढ़ा दिया जाए। मुझे अब भी इस बात का मलाल है कि मैं उस लड़की की मदद नहीं कर सका। मेरा दिल कह रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं के आधार पर कुछ नहीं कर सका। संप्रदाय के गुरु को लिंग युन से लगाव हो गया था और वह ये देखकर घृणा करते थे कि उसे किसी ऐसी बात के लिए फंसाया जा रहा है जो उसने की ही नहीं थी। वह जानता था कि बीची जैसे स्तर के किसी व्यक्ति के लिए एक निर्दोष लड़की को इस तरह फंसाना आसान काम था। देखो भाई एशन, ये भी परिवार निश्चित रूप से बेशर्म है। यहाँ तक कि एक शाखा परिवार के इस युवा स्वामी ने भी इस शक्तिहीन लड़की को फंसाने के लिए अपने पारिवारिक प्रभाव का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं किया। मो चेन ने गुस्से भरे भाव से कहा, ऐसा लग रहा था कि वह बीची की हरकतों से निराश है। वह भी परिवार के बारे में एशियन का नजरिया बदलना चाहता था और उन्हें एक बुरे परिवार के रूप में देखना चाहता था जो उस स्थिति के लायक नहीं था जो उन्हें प्राप्त थी। एशियन जैसा राजकुमार सम्राट की मदद से बी परिवार जैसे परिवार को आसानी से नष्ट कर सकता था। यदि वह एशियन को बी परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सके तो मो परिवार ज़िया साम्राज्य में बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के सबसे अधिक शक्ति वाला एकमात्र परिवार बन जाएगा। अरे देखो कौन बोल रहा है। मेरे मिलने से पहले ही उस युवा मालिक ने अपने पारिवारिक प्रभाव का इस्तेमाल करके 2 खूबसूरत शक्तिहीन लड़कियों को बंदी बना लिया था। क्या वह अपनी ही बातें नहीं सुनता? एशन ने मो चेन को मुस्कुराने से पहले सोचा, उसकी बातों से सहमत होने का नाटक किया। इसके बाद उन्होंने इस बात पर विचार किया कि संप्रदाय गुरु ने लिंग युन के बारे में क्या कहा था। इस संप्रदाय के गुरु ने मुझे जो बताया है उससे मैं पहले ही विश्व की इच्छा की मूल योजना का अनुमान लगा सकता हूँ। इस लिंग युन में उच्च प्रतिभा है और वह निश्चित रूप से एक नायिका है। इसके अलावा ये संप्रदाय भी बहुत शक्तिशाली नहीं है और नायक के विकास के लिए इष्टतम है। यदि मेरा अनुमान सही है तो दुनिया की इच्छा लिंग युन को मुक्त करने के उद्देश्य से मो फैन को इस संप्रदाय में नामांकित करने की थी। यहाँ तक कि यदि उन्होंने यहाँ किसी को नाराज भी किया होता तो वे उन्हें संभाल सकते थे, क्योंकि यह एक छोटा सा संप्रदाय है जिसके शिष्य इतने शक्तिशाली नहीं हैं। अधिक से अधिक शिष्य अपने नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर पर होंगे, क्योंकि उच्च क्षेत्र के शिष्य शीर्ष 10 संप्रदायों में से एक में शामिल होंगे। मो फैन की चालाकी से वह इन नवजात आत्मा साधकों को आसानी से संभाल सकता है। इसके अलावा उसका एकमात्र दुश्मन मो परिवार की जुइन शाखा होती। हालांकि अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो यही स्थिति होती, लेकिन अब जब मैंने हस्तक्षेप किया है तो मो फैन को मो परिवार की मुख्य शाखा द्वारा शिकार बनाया जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि इस संप्रदाय का एक छिपा हुआ गुरु है जो खतरे के समय उसकी रक्षा करेगा, इसलिए मैं उसे इस संप्रदाय में शामिल नहीं होने दे सकता। चलो उसे फीनिक्स पंख संप्रदाय में शामिल कर लेते हैं। हे फीनिक्स फेदर सेक्ट जैसे विशाल संप्रदाय में मो फैन अत्यात्मविश्वासी और घमंडी होने पर बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाएगा। ऐसे कई शक्तिशाली शिष्य हैं जो उसके दयनीय जीवन को समाप्त करने में खुशी खुशी शामिल होंगे। इसके अलावा हान यूजिन नामक एक अन्य नायक भी है। ये दोनों नायक निश्चित रूप से साथ नहीं रह पाएंगे। वे एक दूसरे का भाग्य खाएंगे और मैं उसका फल भोगूंगा। इसके अलावा मो फैन को अपने करीब रखने से मुझे उससे आसानी से विलेन पॉइंट्स प्राप्त करने का लाभ मिलता है। सब कुछ एकदम सही बैठता है। इस लंबे चिंतन के बाद एशियन एक निष्कर्ष पर पहुंचे और वही ये था कि मो फैन को वाइन बुल संप्रदाय के बजाय फीनिक्स पंख संप्रदाय में शामिल किया जाए। इसके लिए एशियन को उस चीज को हटाना था जिसने मो फैन को वाइन बुल संप्रदाय में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, लिंग युन। उसकी योजना उसे यहां से मुक्त करने और फीनिक्स पंख संप्रदाय में अपनी दासी के रूप में रखने की थी। संप्रदाय द्वारा दिए गए वादे के अनुसार उन्हें 2 नौकरानियां मिलनी थीं, हालांकि अभी तक उन्हें कोई नौकरानी नहीं मिली थी। इसलिए उसने उन्हें अपने लिए पाया। एक शियुए होगी जो अपनी शपथ पूरी करने के लिए उसकी दासी बनेगी और दूसरी लिंग युन होगी। लिंग युन को अपनी नौकरानी बनाकर वह निश्चित रूप से मो फैन को क्रोधित करने और खलनायक अंक एकत्र करने में सक्षम होगा। आखिरकार ये सब करने का उनका अंतिम लक्ष्य खलनायक अंक एकत्रित करना था। उसे मजबूत बनने के लिए खलनायक अंक की जरूरत थी, इस नई दुनिया पर शासन करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली जिसमें उसने पुनर्जन्म लिया था।
अध्याय 41 मैं तुम्हें चाहता हूँ। संप्रदाय मास्टर के कक्ष, वाइन बुल संप्रदाय, जुइन शहर। संप्रदाय गुरु, क्या आप मेरा ये छोटा सा अनुरोध स्वीकार कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि लिंग यून को उसकी कैद से रिहा कर दिया जाए और उसे मेरे साथ फीनिक्स पंथ संप्रदाय में जाने की अनुमति दी जाए। एशन ने अपने इरादे और वह अनुरोध जो वह करने आया था के बारे में बताया। ये सुनकर संप्रदाय गुरु की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने पूछा, यंग मास्टर, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? क्या हमने आपके किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को कैद कर लिया है? एशन ने मुस्कुराते हुए जवाब में अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है संप्रदाय गुरु। वह मेरे एक मित्र की प्रेमिका है। आप उसे जानते होंगे, उसका नाम मोफैन है। मोफैन का नाम सुनकर संप्रदाय मास्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने प्रशंसा में सिर हिलाया। मोफैन, सचमुच मैं उसे जानता हूँ। कुछ सप्ताह पहले तक वह मो परिवार के युवा स्वामी थे। अफसोस, भाग्य निश्चित रूप से अप्रत्याशित है। हेडमास्टर ने दुखी भाव से अपना सिर हिलाया। ये देखकर एशन मुस्कुराया और उसने संप्रदाय गुरु को आश्वस्त किया, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम मो परिवार से हैं और हमने मोफैन का मामला सुलझा लिया है। आपको इसके बारे में शीघ्र ही समाचार मिलेगा। बस इतना जान लीजिए कि हमें लिंग यून को बाहर निकालना है और यदि आवश्यक हुआ तो हम बल प्रयोग के लिए तैयार हैं। इसे धमकी के रूप में न लें। बस इतना समझ लीजिए कि यह मामला हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप समझ सकेंगे। ये सुनकर संप्रदाय गुरु उनके अनुरोध के प्रति गंभीर हो गए। संप्रदाय के स्वामी की नज़र में एशन और मो चेन ज्यादा चिंता का विषय नहीं थे, लेकिन फीनिक्स पंथ संप्रदाय चिंता का विषय था। यदि फीनिक्स पंथ संप्रदाय ने उनके खिलाफ कोई कदम उठाया तो उनका संप्रदाय कुछ ही सेकंड में नष्ट हो जाएगा। शीर्ष 10 संप्रदायों में से एक के पास इतनी शक्ति थी और यह कोई मजाक नहीं था। चूंकि वह एशन को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी परिवार के पीछे छिपने की कोशिश की। युवा मास्टर, यह मैं नहीं हूं जो लिंग यून को रोक रहा हूं। यह बाय परिवार का बाय ची है। यदि संप्रदाय लिंग यून को रिहा कर दे तो वह निश्चित रूप से एक दृश्य पैदा करेगा और हमारे संप्रदाय को अन्याय कहेगा। उसका बहाना सुनकर एशन ने आंखें सिकोड़ ली और ठंडी आवाज में धमकी दी, संप्रदाय गुरु, क्या आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए सहज हूं क्योंकि मैं आपसे सम्मानपूर्वक बात कर रहा हूं? मेरे सामने बीची क्या है? क्या आप इस बात से डरते हैं कि वह हंगामा खड़ा कर देगा और आपके संप्रदाय को अन्यायपूर्ण कहेगा? तो फिर ये जान लो, यदि आप अभी मेरे अनुरोध पर सहमत नहीं होते हैं तो अन्यायपूर्ण कहने के लिए वाइन बुल संप्रदाय नामक कोई संप्रदाय नहीं बचेगा। इस प्रकार की धमकी मिलने पर संप्रदाय गुरु को भय के कारण पसीना आने लगा। वह महसूस कर सकता था कि एशन अभी मजाक नहीं कर रहा था। अगर उसने एक बार फिर उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तो वह निश्चित रूप से अपने वचन पर खड़ा होगा और अपने संप्रदाय को गायब कर देगा। एशन को संप्रदाय के गुरु से वह जानकारी मिल गई थी जो वह जानना चाहता था, इसलिए अब उसके प्रति विनम्र होने का कोई कारण नहीं था। मैं स्वीकार करता हूं, मैं आपका अनुरोध स्वीकार करता हूं। मेरे शब्दों से नाराज मत होइए, युवा स्वामी, संप्रदाय के गुरु ने बहुत पसीना बहाते हुए झुककर चिल्लाया। एशन ने निर्देश देने से पहले संतुष्टि में सिर हिलाया। हम ठीक है, तो मुझे अभी लिंग यून के पास ले चलो। संप्रदाय के गुरु ने बोलने से पहले अपना सिर उठाया। हाँ, मेरे साथ आओ। यद्यपि वह एक शक्तिशाली साधक था, तथापि फीनिक्स पंथ संप्रदाय के समर्थन वाले एशन के सामने वह केवल इस तरह का व्यवहार ही कर सकता था। ऐसा फीनिक्स पंथ संप्रदाय के राजा क्षेत्र साधकों के कारण हुआ। इस बीच अपने संप्रदाय में वह सबसे शक्तिशाली था और उसका समर्थन करने के लिए कोई राजा क्षेत्र साधक नहीं था। वह कैसे मौका पा सकता था? एशियन और मो चेन ने पीछे से उसका पीछा किया जबकि संप्रदाय मास्टर उन्हें एक गुप्त भूमिगत जेल में ले गया। जेल बहुत बड़ी थी और इसमें अनेक सुरक्षा तंत्र और संरचनाएं थीं। यहां तक कि मो चेन, जिन्होंने पहले भी कई जेलें देखी थीं, भी प्रभावित हुए। कई जेल की कोठरियों से गुजरने के बाद एशियन और मो चेन का स्वागत लिंग यून की जेल की कोठरी ने किया। ये कक्ष बड़ा था, जिसमें आरामदायक बिस्तर और खेती के लिए जगह थी। एशियन ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कोशिका में आध्यात्मिक ऊर्जा घनी थी। ये खेती के लिए उपयुक्त था। निश्चित रूप से एक नायिका को अन्य नायिकाओं से अलग व्यवहार मिलता है। एशियन ने कक्ष के मध्य में कमल की मुद्रा में बैठे साधना कर रहे व्यक्ति को देखने से पहले अपने आप से टिप्पणी की। वह एक दुबली पतली महिला थी, जिसके घुंघराले बाल, नीली आंखें और सुडौल शरीर था। उसके तीखे चेहरे उसकी गोरी, रेशमी, मुलायम त्वचा के साथ मिलकर जैद की तरह चमकते थे। उसकी तीखी ठोड़ी उसे एक गंभीर रूप देती थी जो देखने वालों की नजरों में उसे और भी आकर्षक बना देती थी।
उसकी बादाम के आकार की आंखों में एक चमक थी जो उसके चेहरे की खूबसूरती को और भी निखार रही थी। उसके सुडौल शरीर किसी को भी उसके शरीर की चाहत जगा सकते थे। मो चेन अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। इस छोटे से शहर में इस तरह की सुंदरता देखकर वह आश्चर्यचकित था। डिंग। होस्ट लिंग युन को नायिका के रूप में चिन्हित किया गया है। लिंग युन, देखो कोई तुम्हें यहां से बाहर ले जाने आया है। संप्रदाय के गुरु ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए ऐशन की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर लिंग युन ने अपनी आंखें खोली और अपने कक्ष के सामने खड़े 3 व्यक्तियों को देखा। संप्रदाय गुरु, आप आ गए। लिंग युन संप्रदाय गुरु के पास जाने से पहले खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो ये दर्शा रही थी कि वह संप्रदाय गुरु को यहां देखकर खुश थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल संप्रदाय गुरु ही समय समय पर उससे मिलने आते थे और उसे बाहर और मोफैन की खबर देते थे। ये भी एक कारण था कि संप्रदाय मास्टर मोफैन और उसकी स्थिति से अवगत था। हाँ बच्चे, तुम्हें देखकर हमेशा अच्छा लगता है। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। संप्रदाय गुरु ने हल्की हंसी के साथ एशियन और मो चेन की ओर इशारा करते हुए कहा। संप्रदाय गुरु के हावभाव को देखते हुए लिंग युन की निगाहें एशियन और मो चेन पर चली गईं। जल्द ही उन्हें पहचानने में असमर्थ होने के कारण उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति उभर आई। ये सज्जन कौन है? मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। उसने जेल की कोठरियों के पीछे से झुककर माफी मांगी। वह पहले ही समझ चुकी थी कि वे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो संप्रदाय के गुरु के लिए स्वयं उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। बच्चे, वे मोफैन के दोस्त हैं और तुम्हें तुम्हारी कैद से मुक्त कराने आए हैं। संप्रदाय गुरु ने प्रसन्न स्वर में बताया। भाई मोफैन के दोस्त? लिंग युन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। मोफैन के बारे में खबर सुने हुए उसे काफी समय हो गया है। ये सुनकर कि उसके दोस्त उसे मुक्त कराने के लिए यहाँ आए हैं, उसे अच्छी खबर की उम्मीद थी। हम, संप्रदाय गुरु ने सिर हिलाकर उसकी शंकाओं की पुष्टि की। क्या भाई मोफैन ठीक हैं? मैंने सुना है कि उनके अपने परिवार द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, वे जरूर परेशान होंगे। लिंग युन ने एशियन और मो चेन की ओर मुड़ने से पहले पूछा। मो चेन ने जवाब देने का प्रयास किया, हालांकि एशियन ने उसे रोक दिया। वह स्वयं उससे बात करना चाहता था। ठंडे स्वर में उत्तर देने से पहले उसने अपना सिर हिलाया। मोफैन को मो परिवार द्वारा कुत्ते की तरह शिकार किया जा रहा है क्योंकि उसने उनका कीमती कौशल चुरा लिया है और अपनी जान बचाकर भाग गया है। जब उन्होंने ये बताया तो उनके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। वहां केवल उदासीनता ही रह गई। हालांकि लिंग युन ऐशन की तरह नहीं था। ये सुनकर संप्रदाय के गुरु के साथ साथ उसकी भी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, वह भी इस बात से अनजान था। यहां तक कि मो चेन भी एशियन के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव से हैरान था। उसने सोचा था कि एशियन मोफैन के दोस्त के रूप में काम करेगा और बिना किसी समस्या के लिंग युन को लुभाएगा, हालांकि अब मामला अलग लग रहा था। क्या भाई मोफैन को क्या हुआ? लिंग युन ने फिर पूछा, इस उम्मीद में कि एशियन उसके साथ मजाक कर रहा था। आखिरकार वह मोफैन का दोस्त था, कम से कम उसे तो यही बताया गया था। लगता है पहली बार में जो मैंने कहा था वह तुम समझ नहीं पाए। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, फिर शायद आप स्थिति को बेहतर समझ सकें। ऐशन ने मो चेन की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वह मो चेन है, मो परिवार की मुख्य शाखा के युवा गुरु और मैं फीनिक्स पंख संप्रदाय के युवा गुरु वांग ऐशन हूँ। क्या? लिंग युन ने पुष्टि के लिए संप्रदाय के गुरु की ओर देखने से पहले उनकी पहचान पर आश्चर्य व्यक्त किया। संप्रदाय के गुरु ने उनकी पहचान की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। उनकी पहचान जानने के बाद लिंग युन को स्थिति थोड़ी बेहतर समझ में आने लगी। अब उसे यकीन हो गया था कि ये दोनों मोफैन के दोस्त नहीं थे। उनकी पृष्ठभूमि इतनी ऊंची थी कि वे मोफैन के मित्र नहीं बन सकते थे। मोफैन कौन था? एक 2 सितारा आत्मा वाला लड़का जो एक छोटे से शहर के अंदर एक शाखा परिवार का युवा स्वामी था। इस बीच उसके सामने वे 2 लोग कौन थे? एक तो उस परिवार का युवा स्वामी था जिसकी शक्ति पूरे जिया साम्राज्य में सबसे अधिक थी और दूसरा एक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ का शिष्य था जिसका एक संप्रदाय समर्थन करता था। इसमें बहुत ज्यादा अंतर था। अब सवाल ये था कि वे यहाँ क्यों थे। इसलिए उसने सीधे पूछने का निर्णय लिया, युवा सरदारों, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों यहाँ क्यों हैं? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसके प्रश्न के उत्तर में ऐशन ने अपना चेहरा झुकाकर विनम्रतापूर्वक मुस्कुराहट दी। उसने भी एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। जल्द ही उसने उससे अपना हाथ उठाते और अपनी तर्जनी उंगली बाहर निकालते देखा। अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए उसने उसकी ओर इशारा किया।
घोषणा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। हम। अध्याय 42। ओह, आप यहाँ हैं। मैं तुम्हें चाहता हूँ। हम। इस घोषणा पर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या मतलब है आपका, युवा स्वामी? संप्रदाय गुरु ने चिंतित चेहरे से पूछा। हालांकि एशियन ने उसे अपनी इच्छा के बारे में बताया था कि वह लिंग यून को अपने साथ फीनिक्स पंथ संप्रदाय में ले जाना चाहता है, तथापि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एशियन इस तरह से लिंग यून को मांग रहा है। उसने सोचा कि एशियन लिंग यून को फीनिक्स पंथ संप्रदाय का शिष्य बनाना चाहता था। चूंकि उसने कहा कि वह मो फैन का दोस्त है, इसलिए संप्रदाय के गुरु ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि यह मामला था। हालांकि अब स्थिति अलग थी। मेरा मतलब है कि मैं चाहती हूं कि लिंग यून मेरे साथ आए और मेरी नौकरानी बने। मुझे इसकी जरूरत थी और वह इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होती है। एशन ने सीधे चेहरे से बताया, जैसे कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। यह सुनकर लिंग यून की आंखें चौड़ी हो गईं और वह गुस्से में चिल्लाते हुए एशियन की ओर देखने लगी। तुम जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की? क्या आपको लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? आप युवा स्वामी सभी एक जैसे हैं, पहले बीची और अब आप। क्या आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली है? वह बीची भी चाहता था कि मैं उसकी रखेल बन जाऊं। क्या मुझे सिर्फ इसलिए हाँ कह देना चाहिए था क्योंकि उसके पास ताकत थी? मैं मो फैन से प्यार करता हूं और उसके अलावा कोई भी मुझे छू नहीं सकता। उसे इस तरह एशियन पर चिल्लाते हुए देखकर संप्रदाय के गुरु चिंतित हो गए और उन्हें चिंता हुई कि एशियन क्रोधित होकर लिंग यून को मार देगा। हालांकि उनकी उम्मीदों के विपरीत उन्होंने कुछ असामान्य देखा। नाराज होने के बजाय एशियन ने बोलने से पहले एक मनोरंजक मुस्कान प्रकट की। देखो, ये तुम्हारी समस्या है। आप उस स्थिति का आकलन नहीं कर सकते जिसमें आप हैं। आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत समझ लेते हैं। मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं। उन्होंने मो चेन की ओर इशारा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम उसे यहां देख रहे हो, वह तुम्हारे प्रेमी की मृत्यु है। मो फैन ने मो के परिवार से एक उच्च श्रेणी का कौशल चुरा लिया है और अगर मो चेन अपने परिवार को इस बारे में बताता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मो फैन के साथ क्या होगा। शक्तिशाली मो परिवार की ताकत से उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। क्या वह आपको चाहिए? एशन ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। परिदृश्य के बारे में उनकी व्याख्या से लिंग यून समझ सका कि एशियन ने जो कहा वह सच था। अगर मो चेन मुख्य मो परिवार को सूचित कर दे तो यह मो फैन का भविष्य बन जाएगा। वह मो फैन को केवल एक कमजोर संस्कार और निम्न स्तर की भावना वाला लड़का मानती थी। वह नहीं जानती थी कि वह एक नायक था और इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इसलिए एशियन द्वारा इस तरह की धमकी दिए जाने पर वह मो फैन के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकी। आखिर जिया साम्राज्य के अंदर मो परिवार के पीछा से कौन बच सकता है? ये सब सोचते हुए उसने उत्तर देने से पहले अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। अच्छा, एशियन ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर कहा, अब मैं तुम्हें एक प्रस्ताव दूंगा, इसे स्वीकार करो और मैं वादा करता हूं कि मो चेन अपने परिवार को मो फैन की चोरी के बारे में नहीं बताएगा। हम। लिंग यून ने एशियन के अगले शब्दों पर ध्यान देते हुए सिर हिलाकर जवाब दिया। मेरी दासी बन जाओ और फीनिक्स पंथ संप्रदाय में मेरी अच्छी सेवा करो। मैं किसी सेक्स गुलाम की तलाश में नहीं हूं, इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका फायदा उठाऊंगा। और हाँ, मेरे पास पहले से ही एक नौकरानी है जो तुमसे ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर है। अगर तुम चाहो भी तो मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। मैं बस चाहता हूं कि आप एक स्थान पर बैठें और मेरी सेवा करें। एशन यहाँ शियुए के बारे में बात कर रहा था। इसके अलावा लिंग यून को उसकी सुंदरता पर संदेह कराकर उसने उसे एशन के सामने खुद को साबित करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके पास मुझसे भी अधिक सुंदर नौकरानी है। मैं जहां भी गई मुझे हमेशा सबसे सुंदर कहा गया। मैं नहीं मानती कि कोई नौकरानी मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। लिंग यून ने अविश्वास में सोचा, हालांकि वह बाहर से शांत रही। अगर तुम मना करने की सोच रहे हो तो ये जान लो, यदि आप इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो मैं फीनिक्स पंथ संप्रदाय को भी मो फैन के पीछे लगा दूंगा। तुम भी यहाँ बेफिक्री से नहीं रह पाओगे। 1 वर्ष के अंदर मैं इस संप्रदाय को संसार से मिटा दूंगा और उसके साथ तुम्हें भी। एशन ने ठंडी और धमकी भरी आवाज में धमकी दी। उसकी धमकी सुनकर प्रतिक्रिया देने वाला लिंग यून नहीं था, बल्कि संप्रदाय का गुरु था जिसने केवल अपने संप्रदाय के विनाश के बारे में सुना था। वह ये समझने में काफी चतुर था कि क्यों एशन को अपने संप्रदाय को नष्ट करने के लिए 1 वर्ष की आवश्यकता थी, जबकि उसके पास फीनिक्स पंथ संप्रदाय था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐशन इस संप्रदाय को अपने हाथों से नष्ट करना चाहता था और उसे विश्वास था कि वह 1 वर्ष के भीतर ऐसा करने में सक्षम हो जाएगा। फीनिक्स पंथ संप्रदाय के युवा गुरु होने के कारण संप्रदाय गुरु उन्हें पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में देखते थे। उन्होंने फीनिक्स पंथ संप्रदाय द्वारा स्वीकार किए गए एक शिष्य के बारे में भी सुना था जिसमें 8 सितारा आत्मा थी। उन्हें डर था कि ऐशन ही वह शिष्य है क्योंकि केवल उस स्तर की प्रतिभा ही उनके संप्रदाय को 1 वर्ष के भीतर नष्ट कर सकती है। नहीं, युवा गुरु, वह चिल्लाया और फिर झुककर विनती की, कृपया मेरे संप्रदाय को इसमें न फंसाएं। मैं आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। इस बारे में कैसा है? मैं इस समय लिंग यून को मुक्त करता हूं और उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता हूं। इस क्षण से उसके साथ जो कुछ भी होता है वह वाइन बुल संप्रदाय के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। संप्रदाय के गुरु के चेहरे पर भय का भाव था क्योंकि उन्होंने कांपती हुई लेकिन ऊंची आवाज में ये सब बताया। संप्रदाय गुरु की घोषणा सुनकर लिंग यून की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने संप्रदाय प्रमुख की ओर मासूम निगाहों से देखा और फिर बुदबुदाई, संप्रदाय प्रमुख, कृपया। हालांकि जब उनके संप्रदाय के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा तो संप्रदाय के गुरु एक अच्छे बुजुर्ग व्यक्ति की तरह कार्य करने के मूड में नहीं थे। उसने असहायता में अपना सिर हिलाने से पहले लिंग यून की ओर अपना सिर घुमाया। माफ करना लिंग यून, हालांकि मैं आपको इससे बचा नहीं सकता, कृपया मुझे माफ कर दो और संप्रदाय छोड़ दो। संप्रदाय के गुरु को इस तरह पीछे हटते देख लिंग यून को इस पूरी स्थिति की गंभीरता और ऐशन की शक्ति का एहसास हुआ। अब तक वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी कि ऐशन की पृष्ठभूमि कितनी बड़ी थी, हालांकि ये दृश्य उसके संदेह को दूर करने के लिए पर्याप्त था। एक संप्रदाय के गुरु को अपने संप्रदाय को नष्ट न करने के लिए विनती करते देखना ये जानने के लिए पर्याप्त था कि ऐशन एक अलग स्तर का व्यक्ति था। यह क्या स्थिति है? क्या मेरे पास उसका प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? लिंग यून ने अंतर्द्वंदपूर्ण भाव से आंतरिक रूप से सोचा। पहले उसने वाइन बुल संप्रदाय के संरक्षण पर भरोसा करने की योजना बनाई थी, हालांकि अब जब संप्रदाय के स्वामी ने पीछे हट गए थे तो उसके पास ऐशन की दासी बनने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह जानती थी कि यदि उसने मना भी कर दिया तो संप्रदाय का गुरु अपने संप्रदाय को बचाने के लिए उसे मजबूर कर देगा। उसके द्वंद्वपूर्ण भाव को देखकर ऐशन को पता चल गया कि अब मछली पकड़ ली गई है, इसलिए उसने उसे स्वीकार करने के लिए अंतिम प्रयास करने का निर्णय लिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तैयार नहीं हो? क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊं? ये वाक्य लिंग यून के लिए ये जानने के लिए पर्याप्त था कि ऐशन उसे केवल औपचारिकता के लिए पूछ रहा था और अगर वह चाहे तो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा सकता था। वह नहीं जानती थी कि वह एक नायिका है और ऐशन उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। विश्व की इच्छा शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी और यदि ऐशन ने सीमा पार की तो वह जवाबी कार्रवाई करेगी। ऐशन को ये पता था और इसलिए वह ये सब लिंग यून को अपनी दासी बनने के लिए राजी करने के लिए कर रहा था। इस अंतिम धक्का के साथ लिंग यून ने बिना सोचे समझे जोर से कहा, इच्छुक। मैं इच्छुक हूँ। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, बस अपना वादा निभाओ और मुंह फैन को अकेला छोड़ दो। वह इस शक्तिहीनता की भावना से घृणा करती थी और इसलिए उसने स्वयं से वादा किया, इस बार मैं अपनी किस्मत को स्वीकार करूंगा। बस इंतजार करो, मैं तुम सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा और अपने भाग्य का फैसला अपने हाथों से करूंगा। भाई मो फैन, मुझे आशा है कि आप मेरे निर्णय को समझेंगे। ऐशन ने जब उसे अपना प्रस्ताव स्वीकार करते हुए सुना तो उसने निर्देश देने से पहले संतुष्टि में सिर हिलाया। ठीक है, तो हम 1 घंटे में निकलेंगे। तैयारी करो और अलविदा कहो। ऐशन और मो चेन को जेल से निकलते देखने से पहले लिंग यून ने सिर हिलाया। संप्रदाय के स्वामी ने उसकी मांग पूरी करने से पहले ही उसे मुक्त कर दिया। थोड़े ही समय में उसने संप्रदाय के बाहर ऐशन से मिलने से पहले अपना सारा सामान पैक कर लिया। संप्रदाय में उसे अलविदा कहने वाला कोई नहीं था। जेल जाने से पहले उसके जो भी दोस्त थे उन सभी ने उससे अपने संबंध तोड़ लिए ताकि वे बीची के निशाने पर ना जाएं। केवल संप्रदाय का गुरु ही उसका समर्थन करने के लिए बचा था, तथापि उसने भी उससे मुंह मोड़ लिया। ओह, आप यहाँ हैं? तो फिर चलो अब चले, ऐशन ने चिल्लाते हुए कहा जब उसकी नजर लिंग यून पर पड़ी जो दोनों हाथों से अपना सामान उठाए हुए थी। लिंग यून ने गाड़ी में बैठने से पहले सिर हिलाया जो ऐशन और मो चेन की प्रतीक्षा कर रही थी। फीनिक्स पंथ संप्रदाय के लिए रवाना होने से पहले वे तीनों अंदर बैठ गए। ऐशन ने लिंग यून को तैयार होने के लिए जो 1 घंटा दिया था उसमें उसने मो चेन को एक पत्र के माध्यम से अपने परिवार को मो फैन के बारे में सब कुछ बताने का निर्देश भी दिया था।
मो चेन ने अपने परिवार को पहले ही पत्र भेज दिया था। हालांकि एशियन ने लिंग यून से वादा किया था कि वह मो चेन के परिवार को मो फैन के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन एक खलनायक अपनी बात क्यों रखेगा? सम्मान के लिए। क्या सम्मान उसे भविष्य में उसके पीछे आने वाले नायकों और प्राणियों से अपनी जान बचाने की शक्ति देगा? क्या सम्मान उसे अपनी इच्छित चीजें पाने की शक्ति देगा? नहीं, केवल खलनायक अंक ही उसका लक्ष्य थे और उसने अपने वादे को तोड़ने के कारण निश्चित रूप से बहुत सारे अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने उन्हें अपने कमरे में जांचने का फैसला किया। अध्याय 43 पुरस्कार एकत्रित करना। एशन का कमरा, फीनिक्स पंख संप्रदाय, सिस्टम, मोफैन के पास अब कितने भाग्य अंक हैं? एशियन ने गंभीर भाव से पूछा। इस प्रश्न के उत्तर से उसे भाग्य अंकों के मूल्य का आकलन करने में मदद मिलेगी तथा ये भी पता चलेगा कि उन्हें समाप्त करने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी होगी। लिंग यून को एक कमरा देने के बाद अब वह अपने कमरे में अकेला था। लिंग यून को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि एशन की हवेली कितनी बड़ी थी। रास्ते में उसने विभिन्न शिष्यों को सौंपे गए अनेक साधना गृह देखे थे और इसलिए वह जानती थी कि किसी के पास रहने के लिए इतना बड़ा घर नहीं है। ये सब देखने के बाद वह एशन से और भी अधिक नाराज हो गई, तथापि उसने अपना समय बिताने का निर्णय लिया। डिंग होस्ट, नायक मोफैन के भाग्य अंक जानने के लिए 1000 खलनायक अंक चाहिए। चूंकि वह आपके स्थान से बहुत दूर है, इसलिए मुझे इसका उत्तर वल्सविल से पूछना होगा। क्या 1000 विलेन पॉइंट्स? एशियन को सिस्टम द्वारा मांगे जा रहे विलेन पॉइंट्स की मात्रा पर आश्चर्य हुआ। उसने 1000 खलनायक अंकों के बदले में एक कौशल सीखा था, याद है? व्यवस्था के हाथों कष्ट सहने के बाद वह संशयग्रस्त हो गया था और वास्तव में उस पर भरोसा नहीं करता था। सिस्टम से हर किसी के भाग्य अंक पूछने और अपने खलनायक अंक समाप्त करने से बचने के लिए उसने उस संभावना के बारे में पूछने का फैसला किया जिसके बारे में उसने सोचा था। सिस्टम, क्या कोई ऐसा कौशल है जिससे मैं हर समय नायक के भाग्य अंक देख सकूं? या सिस्टम का कोई स्थायी कार्य जो भविष्य में मेरे खलनायक अंक समाप्त न होने दे? एशियन को डर था कि सिस्टम भविष्य में लक पॉइंट्स देखने के लिए आवश्यक विलेन पॉइंट्स की मात्रा बढ़ा देगा और इसलिए वह इसे खत्म करना चाहता था। डिंग होस्ट, आपके विवरण से मेल खाने वाले 2 कौशल और एक फंक्शन है। ये कौशल आपकी आंखों को विश्व की इच्छा से जोड़ता है और आपको केवल नायक और नायिकाओं के ही नहीं, बल्कि किसी के भी भाग्य बिंदुओं को देखने की अनुमति देता है। ये विश्व इच्छा के दृष्टिकोण से देखने जैसा है। इस कौशल से आप किसी व्यक्ति के सिर पर भाग्य का स्तंभ देख सकते हैं, जिससे आप उसके भाग्य का अनुमान लगा सकते हैं। इस कौशल से आप किसी दूसरे व्यक्ति के अच्छे और बुरे भाग्य को देखकर उसके भविष्य का अनुमान भी लगा सकते हैं। ये फंक्शन दुनिया की इच्छा के अनुसार बहुत सारे खलनायक पॉइंट्स देने के बाद अनलॉक होता है। इस फंक्शन के साथ सिस्टम नायक के भाग्य पॉइंट्स को देख सकता है, चाहे आप उनसे कितनी भी दूरी पर क्यों न हो। अपने सामने 3 विकल्प देखकर एशन की आंखें आश्चर्य और उत्साह से चौड़ी हो गईं। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि इस दुनिया में ऐसे अच्छे कौशल मौजूद हैं और वह उन्हें हासिल करने के लिए उत्साहित था। उनकी पिछली दुनिया में भाग्य अप्रत्याशित था, हालांकि यहाँ व्यक्ति दूसरों का भाग्य देखने का कौशल प्राप्त कर सकता था। क्या ये खबर उत्साहित होने वाली नहीं थी? अब सवाल ये था कि इन्हें हासिल करने के लिए उसे कितनी कीमत चुकानी होगी। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें ये कौशल सबसे ज्यादा पसंद आया। सिस्टम, इनमें से प्रत्येक की कीमत क्या है? डिंग 10 मिलियन विलेन पॉइंट्स, 1 मिलियन विलेन पॉइंट्स, 5 मिलियन खलनायक अंक। जरूर, एशन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए धीरे से कहा। उन्हें इसकी उम्मीद थी, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। कीमतें उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उपयुक्त थीं। एशन ने इसके लिए खलनायक अंक बचाने का निर्णय लिया। हालांकि अभी उनके पास मोफैन के लक पॉइंट्स जानने के लिए 1000 विलेन पॉइंट्स देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। एक आह भरते हुए उन्होंने सिस्टम को मोफैन के लक पॉइंट्स के बदले में अपने 1000 विलेन पॉइंट्स काटने की अनुमति दे दी। डिंग होस्ट, बढ़िया चुनाव। ये रहे नायक मोफैन के लक पॉइंट्स। मोफैन 210,000 लक पॉइंट्स। क्या? एशन ने आश्चर्य व्यक्त किया। मोफैन को मारने के इतने करीब होने के बावजूद भी उन्हें इतनी बड़ी मात्रा में लक पॉइंट मिलने की उम्मीद नहीं थी। आखिर उसने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था कि उसे इतनी किस्मत मिली? एशन ने मन ही मन सोचा। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि मोफैन का भाग्य कम से कम 200,000 भाग्य अंकों तक कम हो जाएगा। चलो मेरे खलनायक अंक की जांच करें। इस बार मुझे बहुत लाभ हुआ होगा। आदेश देने से पहले उन्होंने धीरे से कहा। सिस्टम ने समझ लिया कि वह क्या देखना चाहता था, क्योंकि उसने उसके सामने अनेक सूचनाएं प्रदर्शित कर दी। डिंग होस्ट, आपने इवेंट में नायक मोफैन के लिए खतरा सफलतापूर्वक बढ़ा दिया है।
आपको 9000 विलेन पॉइंट्स मिले हैं। यह अधिसूचना एशियन द्वारा मो चेन को आदेश दिए जाने के कृत्य का उल्लेख कर रही थी कि इस घटना को और अधिक क्रूर बनाया जाए तथा इसमें हत्या भी शामिल की जाए। इसके परिणामस्वरूप अंततः मो यी ने मो फैन की जान लेने का प्रयास किया। डिंग होस्ट, आप नायक मो फैन को जान से मारने की धमकी देने में कामयाब रहे हैं। आपको 5000 विलेन पॉइंट्स मिले हैं। डिंग होस्ट, आपने नायक मो फैन को सबकी नजरों में गलत साबित कर दिया है और अब उसे अपराधी माना जाता है। आपको 10,000 विलेन पॉइंट्स मिले हैं। इन संदेशों में उस वाक्पटु शब्द क्रिया का उल्लेख था जो एशियन ने मो फैन को गलत रूप में फंसाने और उनके प्रति सहानुभूति को खत्म करने के लिए किया था। अब सबकी नजरों में मो फैन एक चोर और झूठा था। डिंग होस्ट, आपने नायक मो फैन के मददगारों को सफलतापूर्वक मार डाला है, जिससे उसकी किस्मत काफी कम हो गई है। आपको 20,000 विलेन पॉइंट्स मिलेंगे। डिंग होस्ट, आप नायक को जानलेवा स्थिति में डालने में कामयाब हो गए हैं और दुनिया की इच्छाशक्ति ने नायक के भाग्य के पॉइंट्स खर्च करके उसे आपसे बच निकलने पर मजबूर कर दिया है। आपको 40,000 खलनायक पॉइंट्स मिले हैं। डिंग होस्ट, आपने नायिका लिंग यून को अपने साथ ले जाकर नायक के जीवन पथ को सफलतापूर्वक बदल दिया है और उसके भविष्य को प्रभावित किया है। आपको 10,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए हैं। यह अंतिम अधिसूचना इस बात का उल्लेख कर रही थी कि कैसे एशियन ने मो फैन के भविष्य के निर्णय में हेरफेर किया और वाइन बुल सेक्ट में शामिल होने के उसके भविष्य के निर्णय को बदल दिया। इस सूचना ने एशियन के संदेह की भी पुष्टि कर दी। इसका मतलब था कि अगर एशियन लिंग यून को अपने साथ नहीं लाता तो मो फैन वाइन बुल संप्रदाय में शामिल हो जाता। कुछ अन्य सूचनाएं भी थीं, हालांकि उन्होंने केवल 1000 या 2000 खलनायक अंक प्रदान किए, इसलिए एशियन ने उन्हें छोड़ दिया। एक नजर डालने के बाद उसने अपनी स्थिति विंडो को बुलाया। स्थिति विंडो नाम फैंगैशन, आयु 20 वर्ष, खलनायक अंक 106, 800 साधना, मूल क्षेत्र का 9वां चरण, खेती की तकनीक, कोई नहीं कौशल, मार्शल फिस्ट, क्रिसेंट मून स्वरल, 0 पियसर थरस्ट, विंडवॉक, स्टोन सेंटिनल बैरियर, शैडो मेल, फीनिक्स फ्लेम फिस्ट, ब्लेजिंग विंग्स तकनीक, फीनिक्स रीबर्थ स्टांस, यिन फिंगर ब्लॉसम बीम, रक्तरेखा, निष्क्रिय शारीरिक बनावट, निष्क्रिय पहली आत्मा, 2 सिर वाला आकाश ज्वाला वाइपर, 2 सितारा, 9 सिर वाला भक्षक ड्रैगन, निष्क्रिय दूसरी आत्मा, रूई जिंगू बैंग, 8 सितारा, कमजोरियां, कोई नहीं, हम 106, 800 अंक, एशियन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने जो खलनायक अंक प्राप्त किए थे और मो फैन ने जो भाग्य अंक खर्च किए थे उनका आकलन करते हुए उनके अनुसार ऐसा अनुपात अवश्य होना चाहिए जो उन्हें एक दूसरे में परिवर्तित कर दे। यदि उसे यह अनुपात पता होता तो वह गणना कर पाता कि अगली बार खलनायक अंक की एक निश्चित राशि प्राप्त करने के लिए उसे कितनी किस्मत गंवानी पड़ेगी। हालांकि इस बार एक समस्या थी। खलनायक अंक और भाग्य अंक प्राप्त और खर्च कुछ अंतर के साथ लगभग बराबर प्रतीत हुए। वह कोई अनुपात निर्धारित नहीं कर सका। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रश्न को बाद के लिए छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें खलनायक अंक और भाग्य अंक के संबंध में अधिक डेटा की आवश्यकता है। अब उन्होंने अपना ध्यान सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित किया और वह था, इन खलनायक अंकों को किस पर खर्च किया जाए। वह खलनायक अंक को बाद के लिए बचाकर रख सकता था, हालांकि इसमें एक छोटी सी समस्या थी। एशियन का मानना था कि अभी जो भी ताकत वह हासिल कर सकता है वह भविष्य के लिए कमजोर बने रहने से बेहतर होगा। क्या होगा यदि वह मारा गया और उसे इन खलनायक अंकों का उपयोग करने का मौका नहीं मिला? उसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। इस जन्म में उसका पुनर्जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उसे जो स्मृतियां प्राप्त हुई थीं, उनसे उसे पता था कि यदि लोगों को पता चलेगा कि वह उनके लिए खतरा है तो वे उसके जीवन के पीछे पड़ जाएंगे। सिंहासन के लिए दौड़ जारी थी। उसके भाई बहन भी इसमें शामिल थे और वे कमजोर या मूर्ख नहीं थे। यदि उन्हें उसके शक्तिशाली बनने तथा 8 सितारा आत्मा होने के बारे में पता चलता तो वे उसे मारना सर्वोच्च प्राथमिकता देते। उसे कम से कम अपने भाई बहनों से अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत हासिल करनी थी। उसके यहाँ होने की बात केवल उसकी माँ को ही पता थी, किसी और को नहीं। उसने पहले ही उसे बता दिया था कि वह अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है तथा सबकी नजरों से दूर अपने गुट और सेना का विस्तार करना चाहता है। उसकी माँ ये सुनकर खुश हुई और हर संभव तरीके से उसका समर्थन किया। उसने उसे एक उच्च श्रेणी की कलाकृति भी दी जो सम्राट के दायरे से नीचे के किसी भी व्यक्ति से आपकी सच्ची साधना को छिपा सकती थी। ये कलाकृति ही वह कारण थी जिसके कारण उसने संप्रदाय में प्रवेश करते समय अनेक राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को मूर्ख बनाया था। अब भी वह कलाकृति उसे अपनी असली साधना को छिपाने में मदद कर रही थी। यद्यपि वह मूल क्षेत्र के 9वें चरण पर था, तथापि अधिकांश लोगों की दृष्टि में वह शरीर परिवर्तन क्षेत्र में था,
जबकि वेली और शियू के मन में वह एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक था। उसकी असली ताकत के बारे में उसके अलावा किसी को भी पता नहीं था। दुनिया की इच्छा और व्यवस्था भी उसकी सच्ची साधना के बारे में जानती थी, अगर वे गिनती करते हैं। अध्याय 44 पथ। एशन का कमरा। फीनिक्स पंख संप्रदाय। एशन ने सोचा कि वह अपने खलनायक अंक किस पर खर्च करे। अगले क्षेत्र की ओर अग्रसर। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि अगला क्षेत्र कोर फॉर्मेशन था। इस क्षेत्र में व्यक्ति को अपने डेंटियन में संग्रहित क्यूई से एक कोर बनाना होता था। इसे खेती में एक रास्ता चुनने के रूप में भी देखा गया। आसपास अनेक प्रकार की क्यूई थी और कोई भी व्यक्ति अपने मूल को बनाने के लिए उनमें से कुछ को ही चुन सकता था। अपने मूल को बनाने के लिए वह जिस प्रकार की क्यूई का उपयोग करता था, उससे ये निर्धारित होता था कि भविष्य में वह किस प्रकार के कौशल का उपयोग कर सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने अपना कोर तलवार क्यूई से बनाया है और किसी अन्य ने अपना कोर ब्लेड क्यूई से बनाया है, फिर वही तलवार कौशल तलवार क्यू कोर वाले साधक द्वारा प्रयोग किए जाने पर ब्लेड साधक द्वारा प्रयोग किए जाने की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। और ब्लेड कौशल के लिए विपरीत भी सत्य होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि एक साधक अपने द्वारा चुने गए मार्ग से अन्य क्यूई कौशल का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। ये सिर्फ इतना था कि उसने जो मार्ग चुना था, उसके कौशल की शक्ति उसके मूल में मौजूद क्यूई के साथ कई गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब सिर्फ ये था कि मूल क्षेत्र का साधक प्रत्येक क्यूई कौशल का उपयोग समान दक्षता के साथ कर सकता था, लेकिन क्यूई कोर बनाकर आगे बढ़ने पर वह अपने द्वारा चुने गए मार्ग के क्यूई कौशल का उपयोग करते समय अधिक शक्तिशाली हो जाता था। इस तर्क के कारण एक कोर संरचना साधक अपने चुने हुए मार्ग में सम्मिलित शक्तिशाली कौशलों के साथ आसानी से कई मूल क्षेत्र साधकों का सामना कर सकता है। इस क्षेत्र में भी 9 चरण थे, जहां व्यक्ति अपने क्यूई कोर के निर्माण के बाद पहले चरण में प्रवेश करता था और कोर के घनत्व को बढ़ाकर तथा इसमें मौजूद क्यूई को पोषित करके विभिन्न चरणों में आगे बढ़ता था। हालांकि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में एक समस्या थी। एक मजबूत कोर बनाने के लिए व्यक्ति को अपनी पसंद की पर्याप्त क्यूई इकट्ठा करनी पड़ती थी। इस लंबी क्यूई एकत्रीकरण प्रक्रिया के कारण साधकों को इस क्षेत्र तक पहुंचने में दशकों लग जाते थे। यहां तक कि बेल संप्रदाय के पुराने संप्रदाय गुरु भी इस क्षेत्र के प्रथम चरण में थे, जो दर्शाता है कि उन्होंने हाल ही में प्रगति की थी। इस क्षेत्र में भी साधक की भावना ने बड़ी भूमिका निभाई। आत्मा साधक की रीढ़ और आध्यात्मिक जड़ होगी, जो उसकी क्षमता और उसकी पहुंच की ऊंचाई को परिभाषित करेगी। जब कोई साधक उच्चतर लोक में आगे बढ़ता था तो उसका जीवनकाल भी बढ़ जाता था। लेकिन एक साधक कितनी तेजी से और कितनी आसानी से आगे बढ़ सकता है, ये सब उसकी भावना पर निर्भर करता है। यदि उसकी आत्मा उच्च स्तर की होती तो वह आसानी से आगे बढ़ सकता था और अपना जीवनकाल बढ़ा सकता था, लेकिन यदि उसकी आत्मा निम्न स्तर की होती तो आगे बढ़ने से पहले ही उसका जीवनकाल समाप्त हो जाता। उदाहरण के लिए बेलबछड़े के संप्रदाय के गुरु को ही लीजिए, वे अपनी कम आयु के कारण वृद्ध दिखते थे। अगर वे राजा क्षेत्र के साधक होते तो वे लगभग 30 वर्ष या उससे भी कम आयु के लगते। राजा क्षेत्र भी एक रहस्य था, लेकिन इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल एशन को यह तय करना था कि वह कौन सा रास्ता अपनाना चाहता है और कोर बनाने के लिए वह किस क्यूई का उपयोग करेगा। इसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करने से पहले उसे उस प्रकार की क्यूई इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी। इसलिए फिलहाल अगले क्षेत्र में आगे बढ़ने में कुछ समय लगेगा और इसे स्थगित करना होगा। एशन केवल अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था और जो चाहे कर सकता था, और उसकी साधना को आगे बढ़ाने के अलावा उसकी ताकत बढ़ाने के कई तरीके थे। उसने पहले से ही अपनी शक्ति और कौशल को बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर लिया था, जो उसे अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक थे। मुझे भविष्य की योजनाओं में अपने विकल्प बढ़ाने के लिए कुछ विशेष सीखना होगा, एशियन ने सिस्टम से पूछने से पहले सोचा। सिस्टम, क्या मैं खलनायक अंकों के साथ कीमिया, संरचनाएं और ताबीज कला सीख सकता हूँ? डिंग। होस्ट, आप विलेन पॉइंट से कोई भी हुनर सीख सकते हैं, हालांकि उनकी मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है? एशियन ने गंभीर भाव से आगे सोचने से पहले बुदबुदाया। वह पहले से ही जानता था कि उसके पास तीनों कलाओं को सीखने के लिए अधिक मात्रा में खलनायक अंक नहीं है, इसलिए उसे उनमें से एक को प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी। इसके अलावा वह सिस्टम और विलेन पॉइंट्स की मदद से कला में मास्टर बनने से पहले मूल बातें सीखने के लिए फीनिक्स फेदर सेक्ट के ज्ञान का उपयोग करने जा रहा था। प्रश्न यह है कि मुझे सबसे पहले कौन सी कला सीखनी चाहिए? एशन ने अपनी थोड़ी रगड़ते हुए सोचना जारी रखा। कीमिया अभी मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है और मुझे इसकी तत्काल आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए मैं इसे बाद के लिए छोड़ सकता हूँ।
उसे अन्य साधकों की तरह अगले क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए गोलियां खाने की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि कीमिया भविष्य में उसकी मदद कर सकती है, तथापि यह अभी उसकी मदद नहीं कर सकती। कोर बनाने के लिए गोलियां कम उपयोगी थीं और उन्होंने ये भी तय नहीं किया था कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। संरचनाएं और ताबीज दोनों ही उपयोगी हैं। यह एक कठिन विकल्प है। संरचनाएं एक साधक को कई साधकों को फंसाने और जाल बिछाने में मदद कर सकती हैं। हालांकि संरचनाएं बनाना एक थकाऊ और समय लेने वाली प्रक्रिया थी, फिर भी इससे साधक समान शक्ति वाले कई विरोधियों को एक साथ हरा सकता था। यहाँ तक कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां साधकों ने संरचनाओं की मदद से उच्च क्षेत्र के साधक को पराजित किया था। प्राचीन काल से ही संप्रदायों द्वारा अपने क्षेत्रों को दुश्मनों से बचाने के लिए संरचनाओं का उपयोग किया जाता रहा है। यदि इनका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। इस बीच तावीज संरचना के विपरीत थे। जहां संरचनाओं का उपयोग विरोधियों को फंसाने के लिए किया जाता था, वहीं तावीज़ों का उपयोग भागने और उच्च शक्ति के साथ हमला करने के लिए किया जाता था। सबसे आम थे टेलीपोर्टेशन तावीज़ और आक्रमण तावीज़। ये ताबीज बहुत उपयोगी थे और संकटपूर्ण क्षणों में जीवन रक्षक साबित हो सकते थे। हालांकि एक बात ऐसी थी जिसके कारण एशन ने ताबीजों की अपेक्षा संरचनाओं को प्राथमिकता दी। हालांकि ताबीज बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे पहले उनकी रचनाएं सीखनी चाहिए। कारण सरल था। संरचनाओं का इस्तेमाल जाल बिछाने और दुश्मनों को पकड़ने के लिए किया जा सकता था, जिससे वे अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाते थे। इस वजह से ये संरचनाएं एशन के लिए एकदम सही थीं। एशन एक शिकारी था और उसे हमेशा अपने दुश्मनों को मारना और जाल बिछाना पड़ता था। हालांकि तावीज़ भी लड़ाई में उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन वे उसकी ताकत में कोई बड़ा अंतर नहीं ला सकते थे। लेकिन एशन द्वारा ताबीजों की बजाय संरचनाओं को अपनाने का मुख्य कारण ये था कि कोई भी यह नहीं जान सकता था कि संरचना किसने बनाई है। इसका मतलब यह है कि एशियन एक संरचना बना सकता है और पर्दे के पीछे से इसे नियंत्रित कर सकता है, और कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि वह वही है जिसने इसे बनाया था और नियंत्रण उसके पास था। इस बीच ताबीजों का प्रयोग सीधे तौर पर लड़ाई में किया जाता था और कुछ ताबीजों को छोड़कर कोई भी इनका गुप्त रूप से प्रयोग नहीं कर सकता था। पहले संरचनाएं सीखने का निर्णय लेते हुए एशन सीधे अपने भवन से निकलकर संप्रदाय के संरचना मंडप की ओर चला गया। ये फॉर्मेशन मंडप अनेक फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि एशन इन गुरुओं से सीखने के लिए वहां नहीं जा रहा था, बल्कि वह विभिन्न निर्माण पुस्तकों के लिए वहां जा रहा था, जिनमें संरचनाओं के बारे में बुनियादी और उन्नत ज्ञान था। संप्रदाय में एक गठन शिखर भी था जो गठन अनुसंधान के लिए समर्पित था, और इसमें गठन गुरु और शिष्य शामिल थे जो गठन की कला में गहराई से उतरने के लिए उत्सुक थे। फॉर्मेशन पवेलियन, फीनिक्स फेदर सेक्ट, कृपया मुझे फॉर्मेशन आर्ट की मूल बातें वाली किताबें दे दीजिए। एशन ने रिसेप्शनिस्ट को निर्देश दिया, जो मंडप में पुस्तकों का प्रभारी था, और उसे अपना टोकन दिया। रिसेप्शनिस्ट ने दोनों हाथों से उसका टोकन लिया और फिर उसे देखा ताकि वह इस सुंदर शिष्य को पहचान सके जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसकी नज़र एशियन के टोकन पर पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी बड़ी आंखों से फिर से एशियन को देखा। यह युवा गुरु, मुझे माफ करें कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, उसने टोकन लौटाते हुए चिल्लाया। फीनिक्स पंख संप्रदाय के नेता के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में एशन को संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में माना जाता था, और उसके लिए सभी सुविधाएं खुली थीं। बस मुझे किताबें दे दो, एशन ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, मानो कह रहा हो कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर जल्दी से एशन की मांग वाली सभी किताबें इकट्ठा करने लगी। 1 मिनट से भी कम समय में वह अपने हाथों में कम से कम 40 पुस्तकें लेकर वापस आ गया। यहाँ तक कि एशियन भी संरचनाओं की मूल बातों के लिए इतनी सारी पुस्तकों को देखकर आश्चर्यचकित था। हालांकि रिसेप्शनिस्ट के शब्दों को सुनने के बाद उसे आश्चर्य हुआ। युवा गुरु, यहाँ कुछ किताबें हैं जिनमें संरचनाओं की मूल बातें हैं। कृपया पहले इन्हें पढ़ें और बाकी किताबें बाद में पढ़ें। मुझे लगता है कि इतनी सारी किताबें समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा। क्या इन किताबों में संरचनाओं से जुड़ी सभी बुनियादी बातें नहीं हैं? एशन ने अपने अंदर के आश्चर्य को छिपाते हुए शांत स्वर में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं युवा गुरु। प्रशिक्षण एक व्यापक अवधारणा है और ये पुस्तकें उनके बारे में बुनियादी जानकारी देने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। आप इन्हें केवल परिचयात्मक पुस्तकें ही मान सकते हैं। एशन उनकी बात सुनते समय तो शांत रहे, लेकिन अंदर से वे हैरान थे। उसने सोचा कि वह बिना किसी खलनायक अंक को बर्बाद किए स्वयं ही मूल बातें पढ़ लेगा और केवल इनका उपयोग करके वह संरचनाओं के संबंध में कुछ उन्नत बातें समझने में असमर्थ था।
ये फॉर्मेशन सीखने का सबसे कारगर तरीका था, जिसमें वह केवल तभी खलनायक बिंदुओं का उपयोग करता था जब वास्तव में इसकी आवश्यकता होती थी, लेकिन अब ये समय की बर्बादी लग रही थी। यदि 40 पुस्तकें पढ़ने से ही उससे संरचनाओं से परिचय हो जाता, तो क्यों न समय बचाकर प्रणाली की सहायता से उन्हें शीघ्रता से सीख लिया जाए। इसलिए उन्होंने सभी पुस्तकें ले जाने का निर्णय लिया। मुझे सारी किताबें दे दो और यह मत सोचो कि मैं इन्हें पूरा नहीं कर पाऊंगा। रिसेप्शनिस्ट आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन जल्द ही उसने जवाब दिया, यंग मास्टर, कृपया समझें, आप केवल एक दिन के लिए किताबें ले सकते हैं और उन्हें कल तक वापस करना होगा। क्या आप कह रहे हैं कि आप एक ही दिन में सारी किताबें पढ़ लेंगे? एशन ने जवाब में शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, वह ऐसा कर सकता था। आखिरकार उसके पास सिस्टम था। रिसेप्शनिस्ट अब कुछ भी नहीं कह सका क्योंकि वह गया और 120 से अधिक पुस्तकें ले आया। मंडप में उपस्थित सभी लोग इस अनोखे दृश्य को देख रहे थे, जहां एक शिष्य ने विदा लेने से पहले अपने अंतरिक्ष वलय में इतनी सारी पुस्तकें रखी थीं। एशन किताबें पढ़ने के लिए अपने कमरे में वापस आया। अध्याय 45, संरचनाएं। एशन का कमरा, फीनिक्स पंथ संप्रदाय। एशन उन पुस्तकों के ढेर के सामने बैठा था जिन्हें वह फॉर्मेशन पवेलियन से लाया था, जिससे अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह आम बात नहीं थी कि कोई शिष्य एक दिन में 100 से ज्यादा किताबें पढ़ने के लिए अपने साथ ले जाए। बस किताब पढ़ना जरूरी नहीं था, बल्कि उसमें लिखी बातों को समझना भी जरूरी था। यहां तक कि एक विद्वान को भी एक पुस्तक समझने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके उनके सामने मौजूद सभी पुस्तकों को पढ़ना संभव नहीं था। लेकिन एशियन ने पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई, इसके बजाय उसने अपनी मदद के लिए मौजूद धोखे का उपयोग किया। सिस्टम, मुझे बताओ कि इन सभी पुस्तकों में महारत हासिल करने के लिए कितने अंक चाहिए? एशन ने शांत भाव से पूछा, सिस्टम के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए। डिंग। होस्ट, इस शक्तिशाली सिस्टम को इन किताबों में महारत हासिल करने के लिए 11,000 पॉइंट्स की जरूरत है। ये पॉइंट्स आमतौर पर किताबों में मौजूद ज्ञान पर निर्भर करते हैं। इन किताबों में सिर्फ बुनियादी जानकारी होती है, इसलिए इनकी कीमत कम होती है। हम ठीक है। एशियन ने सिर हिलाकर जानकारी ली और फिर अपने हाथ में फॉर्मेशन आर्ट्स का परिचय नामक पुस्तक उठा ली। ये पुस्तक गठन कला सीखने के लिए एक उपयोगी पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध थी, तथापि हमेशा एक गठन मास्टर से सीखने की सिफारिश की जाती थी, क्योंकि वह पुस्तक से बेहतर सिखाने में सक्षम होता था। उसने किताब पढ़ना शुरू करने से पहले उसका पहला पृष्ठ खोला। वह ये सत्यापित करने के लिए ऐसा कर रहे थे कि सिस्टम के माध्यम से सीखने और स्वयं किताबें पढ़ने में कितना अंतर है। ऐसा करने से वह ये निर्णय ले सकता था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग करना किसी भी तरह से नुकसानदेह तो नहीं है। पुस्तक के पहले पृष्ठ पर इन संरचनाओं के बारे में लिखा गया था कि यह कैसे लाभदायक है, इसका महत्व क्या है, तथा ये किस प्रकार सबसे महान कला है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक वास्तव में निर्माण कला की पूजा कर रहा था, जिस प्रकार वह इसकी प्रशंसा कर रहा था, तथा यह दावा कर रहा था कि यह किसी भी अन्य कला से बेहतर है। एशन ने पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ना जारी रखा तथा अपनी क्षमतानुसार अवधारणाओं को समझा। 1.5 घंटे के बाद वह इस मोटी किताब को पूरा करने में सक्षम हो गया। यह पुस्तक एक परिचयात्मक पुस्तक थी, जिसमें फॉर्मेशन मास्टर के विभिन्न रैंकों और विभिन्न बुनियादी फॉर्मेशन सूत्रों के बारे में जानकारी थी। लेखक ने पुस्तक में निर्माण कलाओं के बारे में अपनी समझ लिखी थी और एशियन को यकीन था कि अन्य पुस्तकें उन्हें इस पुस्तक से अलग समझ देंगी। हालांकि ये बात की बात थी, अभी तो सिस्टम और मानव रीडिंग के बीच अंतर देखने का समय है। सिस्टम, मुझे इस पुस्तक में निपुण बनाओ, उसने उदासीन भाव से आदेश दिया। डिंग। होस्ट, आपके द्वारा अनुरोधित पुस्तक में महारत हासिल करने के लिए 80 अंक खर्च हो रहे हैं। डिंग। लेनदेन पूरा हुआ। पूर्ण संदेश को देखते हुए एशन ने पुस्तक में निहित ज्ञान को याद करने की कोशिश की। उन्होंने फॉर्मेशन मास्टर्स के रैंक के बारे में जानकारी याद करने का प्रयास किया और परिणाम देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह न केवल जानकारी को स्पष्ट रूप से याद रखने में सक्षम था, बल्कि वह पृष्ठ संख्या के साथ साथ पृष्ठ पर लिखे प्रत्येक शब्द को भी याद रखने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में किताब की एक प्रति थी, जो उसे किताब में निहित सारा ज्ञान दे रही थी। यहाँ तक कि कुछ अवधारणाएं जो पहले उनके लिए अस्पष्ट थीं, अब सरल भाषा में उनके दिमाग में बैठ गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कठिन अंग्रेजी को सरल भाषा में अनुवाद कर दिया हो जिसे बच्चा भी समझ सके। ये तो बढ़िया है, एशन ने खुशी से कहा, क्योंकि उसे पता था कि यह सिस्टम उसे धोखा नहीं दे रहा है, बल्कि उसे असली ज्ञान दे रहा है। बिना और इंतजार किए एशन ने जल्दी से आदेश दिया, सिस्टम, मुझे इन सभी पुस्तकों में निपुण बनाओ। डिंग।
होस्ट, आपके द्वारा अनुरोधित पुस्तकों में महारत हासिल करने के लिए 10,920 विलेन पॉइंट्स खर्च कर रहा हूं। जैसे जैसे निर्माण कला में उसकी उपलब्धि बढ़ने लगी, एशन को महसूस हुआ कि उसके दिमाग में सूचनाएं प्रवाहित होने लगी हैं। विभिन्न संरचनाओं और सूत्रों के बारे में जानकारी उनके दिमाग में बैठ गई थी। इसमें उस स्थान के बारे में भी जानकारी थी जहां फॉर्मेशन मास्टर्स एकत्रित होते थे, और उस संगठन के बारे में भी जानकारी थी जो परीक्षण के माध्यम से फॉर्मेशन मास्टर्स की स्थिति आवंटित करने के लिए जिम्मेदार था। इस संगठन का नाम प्रिमोडियल ड्रैगन फॉर्मेशन सोसाइटी था, और इस सोसाइटी का प्रभाव पूरे प्रिमोडियल ड्रैगन साम्राज्य पर था। प्रत्येक साम्राज्य के पास फॉर्मेशन मास्टर्स से संबंधित परीक्षणों का ध्यान रखने के लिए फॉर्मेशन सोसाइटी का अपना संस्करण था। एक फॉर्मेशन मास्टर को हर जगह सम्मान मिलता था, और यदि उसका पद काफी ऊंचा होता तो सम्राट भी उसका सम्मान करते थे। इस दुनिया में प्रत्येक मौजूदा शक्ति को दुश्मनों से बचाने के लिए या कम से कम किसी भी हमले के बारे में उन्हें सचेत करने के लिए एक संरचना की आवश्यकता होगी। डिंग, लेनदेन पूरा हुआ। जैसे ही यह संदेश एशन के सामने आया, आने वाली सारी जानकारी अचानक रुक गई। अब फॉर्मेशन आर्ट्स उपयोगकर्ताओं को विभिन्न रैंकों या स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। फॉर्मेशन नौसिखिया स्तर 1 भूरे रंग का वस्त्र फॉर्मेशन शिष्य, स्तर 2 ग्रे रंग का वस्त्र फॉर्मेशन मास्टर, लेवल 3 सिल्वर रंग का रोब फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर, लेवल 4 सफेद रंग का रोब फॉर्मेशन सेज, लेवल 5 बैंगनी रंग का वस्त्र फॉर्मेशन ग्रैंड सेज, लेवल 6 नीले रंग का वस्त्र फॉर्मेशन क्वासी सुप्रीम, लेवल 7 काले रंग का वस्त्र फॉर्मेशन सुप्रीम, लेवल 8 सुनहरे रंग का वस्त्र। बुनियादी बातें सीखने के बाद वह ये समझने में सक्षम हो गए कि संरचनाएं किस प्रकार काम करती हैं। संरचनाओं में क्यूई पत्थरों का उपयोग किया गया था जिनमें विभिन्न प्रकार की क्यूई मौजूद थीं। इन क्यूई पत्थरों का नाम उनमें मौजूद क्यूई के नाम पर रखा गया था। उदाहरण के लिए तलवार क्यूई पत्थर में तलवार क्यूई शामिल थी, ब्लेड क्यूई पत्थर में ब्लेड क्यूई शामिल थी, डाक क्यूई पत्थर में डाक क्यूई शामिल थी, और इसी तरह। इस दुनिया में असंख्य प्रकार की क्यूई मौजूद थीं, और इसी प्रकार प्रत्येक प्रकार की क्यूई के लिए असंख्य क्यूई पत्थर भी मौजूद थे। इस संरचना को बनाने के लिए इन क्यूई पत्थरों में निहित क्यूई का उपयोग किया गया। अब विभिन्न प्रकार के क्यूई संयोजनों के परिणामस्वरूप एक संरचना में अलग अलग आउटपुट प्राप्त हुए। क्यूई पत्थरों को जिस पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था, वह भी एक महत्वपूर्ण कारक था जो यह निर्धारित करता था कि संरचना किस प्रकार व्यवहार करेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपने गठन में तलवार से हमला करना चाहता है, तो उसे अपने गठन में तलवार क्यूई पत्थर का उपयोग करना होगा। हालांकि वह तलवार कैसे हमला करेगी, ये कहां से प्रकट होगी और कब हमला होगा, ये सब उस पैटर्न द्वारा तय किया गया था जिसमें गठन को डिजाइन किया गया था। अतः इसके कारण विभिन्न संरचनाओं के अलग अलग डिजाइन होते थे, और एक संरचना मास्टर को ये सारी जानकारी याद रखनी पड़ती थी। इससे फॉर्मेशन मास्टर बनना एक कठिन काम बन गया। कौन सभी प्रकार के क्यूई पत्थरों और उनके व्यवस्थित पैटर्न को याद रख सकता है? शायद कुछ बुनियादी संरचनाओं के लिए यह आसान था, हालांकि याद रखने के लिए कई संरचनाएं थीं, और निश्चित रूप से कोई भी उन सभी को याद नहीं रख सकता था। इसलिए विभिन्न प्रकार के क्यूई पत्थरों के संयोजनों को समझना उचित था। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति तलवार क्यूई पत्थर और गहरे क्यूई पत्थर का उपयोग उनके निर्माण में करता है, तो इसका परिणाम ये होगा कि तलवार अधिक गुप्त हो जाएगी और उसका पता लगाना कठिन हो जाएगा। और यदि कोई इन पत्थरों को व्यवस्थित करने के क्रम को बदल दे, तो उसे एक काली तलवार मिलेगी जो जिस किसी भी चीज को काटेगी, उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन सरल संयोजनों ने निर्माण कलाओं का आधार बनाया, और निर्माण कला उपयोगकर्ताओं के लिए निर्माण डिजाइन को अधिक आसानी से याद रखना आसान बना दिया। निर्माण कला में अपनी दक्षता बढ़ाकर कोई भी व्यक्ति नई संरचनाएं डिजाइन करने में सक्षम हो सकेगा। उदाहरण के लिए, केवल फॉर्मेशन ग्रैंडमास्टर ही किसी संप्रदाय की रक्षा के लिए व्यू रचना तैयार कर सकता था, तथापि फीनिक्स पंख संप्रदाय के लिए डिजाइन किया गया फॉर्मेशन एक फॉर्मेशन ऋषि द्वारा किया गया था। किसी फॉर्मेशन आर्ट उपयोगकर्ता की रैंक उसके द्वारा पहने गए वस्त्र तथा उक्त रैंक के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसे मिलने वाले बैज से प्रदर्शित की जा सकती है। इस दुनिया ने इन रैंकों को याद रखना आसान बना दिया था, क्योंकि वे कीमिया उपयोगकर्ताओं और ताबीज उपयोगकर्ताओं के लिए भी समान थे। उन्हें भी समान श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, तथा उनमें भिन्नता उस प्रतीक के आधार पर हो सकती थी जो कि निर्माण कला उपयोगकर्ता के वस्त्र के पीछे उकेरा जाता था। एशियन ने अब तक फॉर्मेशन कला की मूल बातें वाली 120 से अधिक पुस्तकों में महारत हासिल कर ली थी, और उन्हें फॉर्मेशन कला में नौसिखिया माना जा सकता था क्योंकि उनके पास सभी मूल बातें थीं। इन पुस्तकों में सरल संरचना डिजाइन थे जो एशियन के दैनिक जीवन में काम आ सकते थे। उदाहरण के लिए, एक सफाई संरचना थी जो लेवल 1 संरचना थी।
इसे किसी क्षेत्र को साफ रखने के लिए उसके चारों ओर बिछाया जा सकता था। हालांकि एशन को अब इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसकी हवेली में पहले से ही वह संरचना स्थापित थी। कुछ लेवल 2 एरे भी थे लेकिन वे भी उसके स्तर पर बेकार थे। उनका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए अब एशियन का लक्ष्य पुस्तकों का अगला सेट था। उन सभी पुस्तकों में निपुणता प्राप्त करने के बाद अब उन्हें समझ में आया कि संरचनाएं कितनी शक्तिशाली थीं। यहां तक कि पहले भी उन्हें उनकी शक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब वह उस ज्ञान की चाहत रखता था जो उसके लिए अज्ञात था। काफी समय के बाद उसे किसी चीज के लिए उत्साह महसूस हुआ था। वह उस समय का इंतजार कर रहा था जब वह उन उन्नत संरचनाओं का उपयोग करने में सक्षम होगा जिनके बारे में उन पुस्तकों में बात की गई थी जिनमें उसने अभी अभी महारत हासिल की थी। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने एक बार फिर फॉर्मेशन पवेलियन की ओर जाने से पहले सभी पुस्तकों को अपने अंतरिक्ष वलय में रख दिया। इस बार उसे वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि वह दिशाएं जानता था। उसे देखते ही रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह मन ही मन मुस्कुराया। लगता है उसे समझ आ गया है कि वह एक ही दिन में सारी किताबें नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए वह कुछ किताबें लौटाने के लिए फिर से यहाँ आया है। हे, मेरी बात न सुनने के लिए तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। एशियन को मंडप से पुस्तक लिए हुए अभी 2 घंटे ही हुए थे। रिसेप्शनिस्ट को सपने में भी यह अनुमान नहीं था कि एशियन ने सभी पुस्तकों पर महारत हासिल कर ली है। चीजों को गलत समझने में उसकी कोई गलती नहीं थी। युवा मास्टर, क्या आपने सारी किताबें पढ़ ली हैं? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे उम्मीद थी कि किताबें लौटाते समय एशन शर्मिंदा और घबराया हुआ होगा। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो कह रहा हो, देखो, जब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो क्या होगा। एशन ने बस सिर हिलाकर जवाब दिया और शांत भाव से बोला, हाँ, मुझे अभी उन्नत पुस्तकें दे दो। हाँ। रिसेप्शनिस्ट का जबड़ा इस जवाब से खुला रह गया। वह हैरान रह गया। अध्याय 46। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? हाँ, अब मुझे एडवांस किताबें दे दो। हाँ। रिसेप्शनिस्ट का जबड़ा इस जवाब से खुला रह गया। वह हैरान रह गया। यंग गेम मास्टर, आप मजाक कर रहे होंगे, है ना? उसने हकलाती आवाज में पूछा। उसे उम्मीद थी कि यह मजाक होगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी सारी किताबें 2 घंटे से भी कम समय में पढ़ना मुमकिन है। उसका मन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? अगर मैं कहता हूं कि मैंने उन्हें पढ़ा है तो मेरा मतलब यही है। एशन ने धमकी भरे लहजे में जवाब दिया। वह रिसेप्शनिस्ट को स्पष्ट कर रहा था कि उसे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन युवा मास्टर, मैं आपको उन्नत पुस्तकें तब तक नहीं दे सकता जब तक ये सुनिश्चित न कर लूं कि आपने पिछली पुस्तकें पढ़ ली हैं और आप केवल मंडप के साथ नहीं खेल रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने सम्मानपूर्वक झुककर बताया। उसकी आवाज में डर साफ दिखाई दे रहा था। एशन उसका जवाब सुनकर परेशान हो गया और उसने मन ही मन सोचा, कुछ किताबें उधार लेना इतना थकाऊ क्यों है? अगर मैं उनसे किताबें मांगूं तो क्या वह मुझे सीधे नहीं दे सकता? वह बस किताबें लेना चाहता था और जितनी जल्दी हो सके उनमें महारत हासिल करना चाहता था। काफी समय बाद उसे कुछ ऐसा मिला जिससे वह थोड़ा उत्साहित हुआ। हालांकि अब ये रिसेप्शनिस्ट उसे परेशान कर रहा था और नियमों की बात कर रहा था। यदि वह कोई अविवेकी मूर्ख होता तो वह गुस्से में रिसेप्शनिस्ट पर भड़क उठता और अपना कीमती समय व्यर्थ में बर्बाद कर देता। फिलहाल उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को निर्देश देते हुए शांत भाव बनाए रखा। ठीक है, इनमें से कोई भी 3 किताबें चुनो और मुझसे कुछ भी पूछो। अगर मैंने उन्हें पढ़ा होगा तो मैं तुम्हें जवाब दे पाऊंगा, है ना? उसने अपने स्पेस रिंग से निकाली हुई किताबों की ओर इशारा करते हुए कहा। ये वे किताबें थीं जिनमें उसने अभी अभी महारत हासिल की थी और रिसेप्शनिस्ट को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए उसे ये तरीका उपयुक्त लगा। ये सिस्टम की कार्यप्रणाली की एक बेहतरीन परीक्षा भी साबित हो सकती थी। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी आज्ञा मानने से पहले सिर हिलाया। वह एशन की विधि से सहमत था और उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। उसने 3 सबसे मोटी किताबें चुनी जिनके बारे में उसे लगता था कि उन्हें खत्म करने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। फिर उसने एक यादृच्छिक पृष्ठ खोला और पूछा, रक्त क्यूई पत्थर और अंधकार क्यूई पत्थर के संयोजन से रचना में क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे संरचना में फंसे किसी भी व्यक्ति के रक्त प्रवाह पर आक्रमण हो जाएगा। हालांकि ये हमला तभी सफल होगा जब क्यूई के प्रवेश के लिए कोई घाव या कट हो। यदि ची उसके साथ छिद्रों से प्रवेश करती है तो साधक अपनी आंतरिक ची से आसानी से उससे निपट सकता है और इस प्रकार आक्रमण को असफल बना सकता है। इसके अलावा इस हमले से प्रभावित किसी भी व्यक्ति की त्वचा पर काली क्यूई का प्रभाव पड़ेगा। एशन ने जवाब दिया। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, ऐसा लगा जैसे शब्द स्वतः ही उसके मुंह से निकल गए हों।
यहाँ तक कि वह भी इस बात से आश्चर्यचकित था कि वह इस मोटी किताब से किसी विशेष बात को कितनी तेजी से याद कर लेता है। क्या क्या कैसे? रिसेप्शनिस्ट की आंखें खुली की खुली रह गईं, उसे ऐशन का जवाब किताब में लिखे जवाब जैसा ही लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस समय इसे पढ़ रहा था। अगला प्रश्न पूछो। ऐशन की आवाज सुनकर रिसेप्शनिस्ट सदमे से बाहर आ गया। ओह हाँ। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछने से पहले एक और किताब खोली और एशियन इस बार भी सफलतापूर्वक उत्तर देने में सक्षम रहे। जब रिसेप्शनिस्ट ने अंतिम प्रश्न पूछा तो ऐसी ही घटना घटी। हालांकि रिसेप्शनिस्ट को आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने इस बार एशियन को पढ़ने के लिए 500 से अधिक पुस्तकें दी। इन सभी में फॉर्मेशन कलाओं के बारे में मध्यवर्ती स्तर का ज्ञान शामिल था। उन्होंने पुस्तकों को अपने अंतरिक्ष वलय में रखने से पहले मुस्कुराते हुए उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद वह चले गए और पीछे एक रिसेप्शनिस्ट को खुला मुंह और धुंधली अभिव्यक्ति के साथ छोड़ गए। जब एशियन फॉर्मेशन आज सीखने में व्यस्त था, तब नायक मो फैन को परेशानियों और रोमांच का सामना करना पड़ा। एशियन और मो परिवार से बचकर भागने के बाद मो फैन को कहीं बीच में टेलीपोर्ट कर दिया गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। उसके चारों ओर केवल पहाड़ ही पहाड़ थे। वह कभी भी जुइन शहर से बाहर नहीं गया था और इसलिए इस अपरिचित जगह से अनजान था। ये जगह कहाँ है? उसने घबराए चेहरे के साथ मन ही मन प्रश्न किया। टेलीपोर्टेशन ताबीज से मंजिल तय करने का कोई तरीका नहीं था। यह आपको बेतरतीब ढंग से किसी जगह पहुंचा देता था और दूरी इस्तेमाल किए गए ताबीज पर निर्भर करती थी। वह अपनी जान बच जाने के लिए आभारी था, लेकिन अब जब मदद मांगने के लिए कोई नहीं था तो उसने इस जगह को और अधिक तलाशने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने पानी का स्रोत ढूंढने का निर्णय लिया, क्योंकि यह उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। वह इधर उधर घूमता रहा, पहाड़ों का अन्वेषण करता रहा तथा पानी की आवाज सुनने के लिए अपने कान खड़े रखता रहा। एक झरना या नदी निश्चित रूप से शोर करेगी, है ना? लहर थोड़ी देर बाद बहते पानी की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी और उसकी आंखें आशा से चौड़ी हो गईं। उसने ध्वनि की ओर दौड़ने से पहले उसके स्रोत की दिशा जानने का प्रयास किया। आखिरकार मुझे मिल ही गया। मो फैन खुशी से उछल पड़ा जब उसने सामने बहती धारा पर अपनी नजर डाली। अब मुझे बस कुछ भोजन ढूंढना है और आसपास रहने वाले किसी भी खतरनाक जानवर के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करनी है। भोजन की तलाश जारी रखने से पहले उसने विचार किया। इसी तरह दिन बीतता गया और अगली सुबह मो फैन अपना चेहरा धो रहा था, तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। दरार, यह किसी के लकड़ी पर पैर रखने की आवाज थी। जैसे ही यह आवाज मो फैन के कानों तक पहुंची, वह सतर्क हो गया और एक पेड़ पर छिपने से पहले अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। वह मन ही मन अनुमान लगाते हुए आगंतुक के आने का इंतजार करने लगा। क्या ये जानवर है या इंसान? मुझे इसमें किसी तरह की हत्या की मंशा नहीं दिख रही है, इसलिए हो सकता है कि इसे पता ना हो कि मैं यहाँ हूँ, या ये भी हो सकता है कि यह कोई इंसान हो। मुझे इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। आगंतुक को अपना परिचय देने में ज्यादा समय नहीं लगा, तथापि वहां कुछ अजीब बात थी। यह आगंतुक एक मानव था जिसने अपना चेहरा काले लबादे से छिपा रखा था। लेकिन मो फैन को आश्चर्य इस बात से नहीं हुआ, बल्कि आश्चर्य इस बात से हुआ कि यह व्यक्ति उसका स्थान जानता था और उसे ढूंढ रहा था। काले कपड़े पहने यह आदमी सीधे चलने लगा और अचानक अपनी दिशा बदलकर उस पेड़ की ओर चला गया जहां मो फैन छिपा हुआ था, मानो वह उसका स्थान जानता हो। तारांकन कदम 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 उसके कदमों की आवाज मो फैन के कानों में गूंज रही थी और उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। यह आदमी कौन था? वह उसे क्यों ढूंढ रहा था? उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या उसे उस पर हमला करना चाहिए? जब मो फैन अपने मन में विचार कर रहा था, काले लबादे वाला आदमी मो फैन के पेड़ से कुछ दूरी पर रुक गया और चिल्लाया, मो फैन, मुझे पता है कि तुम पेड़ पर हो, नीचे आ जाओ। चिंता मत करो, मैं उन लोगों का दोस्त हूं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार से भागने में मदद की थी। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कुछ सवाल हैं जो तुम पूछना चाहती हो, है ना? उसकी बातें सुनकर मो फैन पेड़ से नीचे कूद गया। वह उस आदमी को संदेह भरी निगाहों से देखते हुए पेड़ के पीछे छिप गया और पूछा, आपने मुझे किस प्रकार ढूंढा? उसके इतने सतर्क रहने की वजह ये थी कि कहीं यह आदमी उसका दुश्मन ना हो। उसे उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वह उसे भरोसा देने से पहले उससे पूछताछ करना चाहता था। हाँ, लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अच्छा है, किसी पर आसानी से भरोसा न करना ही अच्छा है। जवाब देने से पहले वह आदमी हंसा, मैंने तुम्हें तुम्हारे शरीर पर रखे स्थान तावीज के माध्यम से पाया, क्या? मो फैन ने आश्चर्य से आंखें खोलकर पूछा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर पर एक स्थान तावीज रखा हुआ है।
उसने अपनी मानसिक इंद्रियों से उसे ढूंढा और यकीनन उसकी पीठ पर एक स्थान ताबीज रखा हुआ मिला। उसने उसे हटा दिया और फिर मन ही मन सोचा, इसे उसी आदमी ने रखा होगा जिसने मुझे यहाँ टेलीपोर्ट किया था। उनके अनुसार जिस व्यक्ति ने उन्हें बचाया था केवल उसी के पास उनके शरीर पर यह ताबीज रखने का समय था। यह सबूत मो फैन के लिए इस काले लिबादे वाले आदमी पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त था। तुम लोग कौन हो और तुमने मुझे क्यों बचाया? उसने पूछा। उस आदमी ने अपना चेहरा दिखाते हुए जवाब दिया, हम आपके दिवंगत पिता के दोस्त हैं। हम सब उनके ऋणी हैं और बदले में हमने आपकी जान बचाई है। क्या तुम वाइन बुल संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग नहीं हो? मो फैन ने चौड़ी आंखों से उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए पूछा। हम, बुजुर्ग ने अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। लेकिन तुम अकेले क्यों हो? कल मुझे बचाने वाले अंकल कहाँ हैं? मो फैन ने उत्सुकता से पूछा। वे सब मर चुके हैं। बुजुर्ग ने बताने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। क्या उन्होंने मुझे बचाने के लिए टेलीपोर्टेशन ताबीज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मो फैन ने उदास स्वर में पूछा। मो फैन, टेलीपोर्टेशन ताबीज हासिल करना आसान नहीं है। हमारे पास सिर्फ दो थे। एक तुम पर इस्तेमाल किया गया और दूसरा उस सीनियर पर जिसने तुम्हें बचाया था। हालांकि ऐसा लगता है कि उसे भागने के लिए इसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। ये हमारी तरफ से एक गलती थी। हमें नहीं पता था कि कोई मूल क्षेत्र साधक भी होगा। एल्डर ने उत्तर दिया और फिर हाथ मिलाकर विषय बदल दिया। चलो अतीत को छोड़ दें और भविष्य के बारे में सोचें। मो फैन, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मो परिवार ने आपको चोर और अपराधी करार दिया है और जल्द ही यह खबर पूरे जिया साम्राज्य में फैल जाएगी। आपको तेजी से कार्य करना होगा और एक ऐसी शक्ति में शामिल होना होगा जो आपको मो परिवार से बचा सके। वाइन बुल संप्रदाय में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें आसानी से शामिल करवा सकता हूँ। बुजुर्ग का प्रस्ताव सुनकर मो फैन तुरंत सहमत हो गया। आखिरकार वह नहीं जानता था कि लिंगियों को एशियन द्वारा फीनिक्स पंथ संप्रदाय में ले जाया गया था। अध्याय 47। क्या हुआ? मैं क्यों नहीं मरा? क्या लिंग यून वाइन बुल संप्रदाय में नहीं है और उसे फीनिक्स फैदर संप्रदाय के युवा गुरु ने ले लिया है? मो फैन ने आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए पूछा। वह वाइन बुल संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग के सामने खड़ा था जिसने उसे अभी अभी यह समाचार बताया था। मो फैन और यहां तक कि दूसरे बुजुर्ग भी इस बात से अनजान थे कि यह युवा मास्टर स्वयं एशियन था। इस युवा गुरु ने उसे क्यों ले लिया और संप्रदाय ने कुछ क्यों नहीं किया? क्या वाइन बुल संप्रदाय इतना कमजोर है? मो फैन ने दूसरे एल्डर से सवाल पूछकर अपनी निराशा व्यक्त की। वह चिंतित था, अपनी लिंग यून की सुरक्षा को लेकर चिंतित। पहले तो उसे बिना किसी गलती के भी चीन ने कैद कर लिया और अब कोई उससे यूं ही अपने साथ ले गया। आखिर हो क्या रहा था? वह तो बस एक शांतिपूर्ण जीवन चाहता था, लेकिन उसकी नियति समय समय पर उसके साथ खेल रही थी। उसे क्या पता था कि यह सब दुनिया की मर्जी थी। यह उसे चैन की जिंदगी नहीं जीने दे सकता था। शांति केवल कमजोरी पैदा कर सकती है, केवल कठिनाइयां ही नायक को शक्तिशाली बना सकती हैं। शांत हो जाओ मो फैन। मैंने जो सुना है उसके अनुसार इस युवा स्वामी को केवल एक नौकरानी की जरूरत थी और उन्होंने लिंग यून को इसके लिए उपयुक्त पाया। उन्होंने ये भी वादा किया कि वह उसे अनुचित तरीके से नहीं छुएंगे। इसलिए संप्रदाय उसे उनके साथ भेजने के लिए सहमत हो गया। और हाँ, ये वही थी जो ऐसा करने के लिए राजी हुई थी। आप इसके लिए संप्रदाय को दोष नहीं दे सकते, दूसरे एल्डर ने शांत भाव से बताया। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह संप्रदाय के गुरु से मिली जानकारी थी। ये संप्रदाय का गुरु ही था जिसने अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा बचाने के लिए परिस्थितियां गढ़ी थीं। अगर किसी को पता चल जाता कि उसने अपने संप्रदाय को बचाने के लिए अपने ही संप्रदाय के किसी शिष्य की बलि दे दी तो इससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगता। इसने एक झूठी छवि भी बनाई कि संप्रदाय फीनिक्स पंथ संप्रदाय के युवा गुरु से डरता नहीं था और केवल इसलिए सहमत हुआ क्योंकि लिंग यून ऐसा करना चाहता था। क्या लिंग यून किसी की नौकरानी बनने के लिए सहमत हो गई? मैं संभव, आप जो चाहे माने, लेकिन वह संप्रदाय का स्वामी ही था जो वहां मौजूद था और उसने कहा कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। वह जेल से भागकर उस युवा स्वामी की दासी बनने के लिए आतुर थी। दूसरे बुजुर्ग ने आंखें सिकोड़ते हुए और स्वर को गंभीर बनाते हुए बेपरवाह स्वर में बताया। या फिर तुम ये कहना चाह रहे हो कि संप्रदाय का स्वामी जैसा कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है? ओह नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता कि लिंग यून ऐसा कुछ करेगा। अरे बच्चे, औरत को कोई नहीं समझ सकता, तुम्हारे पास तो अब कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? दूसरे बुजुर्ग ने उसे दुनिया की हकीकत याद दिलाई। उसे तो बस तुमसे बेहतर कोई मिल गया है।
नहीं, मेरा लिंग युन ऐसा नहीं है। मैं तब तक किसी बात पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसे अपनी आंखों से न देख लूं। मो फैन ने अपना सिर हिलाते हुए गुर्राहट के साथ कहा। ठीक है, ठीक है। चलो इस विषय को छोड़ो और चर्चा करो कि तुम यहाँ से आगे कहाँ जाना चाहते हो। वाइन बुल संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो या प्रतिभाशाली लोगों के क्षेत्र में उस लिंग युन लड़की का पीछा करना चाहते हो? दूसरे बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। यह विकल्प, हालांकि बाहर के दूसरे बुजुर्ग द्वारा दिया गया था, वास्तव में दुनिया की इच्छा थी जो चाहती थी कि मो फैन वाइन बुल संप्रदाय में शामिल हो जाए। संसार की इच्छा किसी के मन को केवल प्रभावित कर सकती है, उसे कठपुतली की तरह नियंत्रित नहीं कर सकती। इसने मो फैन को दो विकल्प दिए। एक आसान था, दूसरे बुजुर्ग के साथ वह आसानी से वाइन बुल संप्रदाय में शीर्ष पर पहुंच सकता था। दूसरा था फीनिक्स फेदर सेक्ट, जो मो फैन के लिए एक कठिन सफर होने वाला था और उसे वहां कई प्रतिभाशाली लोगों का सामना करना पड़ता। उसे बस एक निचले स्तर का खिलाड़ी समझा जाता। ये भी संभावना थी कि मो परिवार की मांग पर फीनिक्स फेदर सेक्ट उसे त्याग देगा। आखिरकार दुनिया की नजरों में वह एक अपराधी था। दूसरे विकल्प में बहुत ज्यादा जोखिम था। इतनी बड़ी असमानता के साथ कोई भी समझदार व्यक्ति पहले विकल्प को चुनना पसंद करेगा। हालांकि क्या नायक एक समझदार व्यक्ति था? मो फैन, जो सिर्फ लिंग युन से मिलना चाहता था, उसके सामने केवल एक ही विकल्प दिखाई दे रहा था और वह था, मैं फीनिक्स फेदर संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा और लिंग युन को उसकी दासी की स्थिति से मुक्त कर दूंगा। उसने आंखों में चमकते आत्मविश्वास के साथ घोषणा की। दूसरे बुजुर्ग को भी यह समझ आ गया था कि अपना मन बदलना लगभग असंभव होगा, इसलिए उन्होंने हार मानकर कहा, ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। मो फैन, फीनिक्स फेदर सेक्ट के लिए प्रवेश परीक्षा 3 दिन में है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ देना है। ये कहकर दूसरा बुजुर्ग एक कमरे में चला गया और फिर एक चमकदार तलवार लेकर बाहर आया। ये तुम्हारे पिता का हथियार है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था। एक आसमान छूता हुआ उच्च स्तरीय हथियार। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं इससे कुछ करूं। मेरे पिता का हथियार। मो फैन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह तलवार को गौर से देखते हुए बुदबुदाया। मो फैन ने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक विशाल भट्टी निकाली और उसके नीचे आग जलाई। उसने भट्टी में आग जारी रखते हुए तलवार को भट्टी में फेंक दिया। क्या कर रहे हो? रुको, ऐसे तो तलवार पिघला दोगे। मो फैन ने बड़े भाई के अजीबोगरीब व्यवहार को देखकर आंखें फाड़कर चिल्लाया। चिंता मत करो मो फैन, ये तुम्हारे पिता का निर्देश था। अब भट्टी के अंदर जाओ, एल्डर ने बताया। क्या? मो फैन उसके शब्दों से चौंक गया। क्या मैं मर नहीं जाऊंगा अगर मैं इतनी गर्मी सहन करूं? बस अपने पिता पर भरोसा रखो, उन्होंने यही निर्देश दिया था, बुजुर्ग चिल्लाया, अपने हाथों की हथेली से भट्टी में आग फेंकते हुए पसीना आ रहा था। ठीक है। मो फैन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर उसे पता था कि उसके पिता उसे मरने नहीं देंगे। उसे अपने पिता के इरादों पर भरोसा था, इसलिए आंखें बंद करके वह उस विशाल भट्टी में कूद पड़ा। आरग! मो फैन अत्यधिक गर्मी को सहन करते हुए चिल्लाया, जो तलवार को भी पिघला रही थी। क्या मैं मरा क्यों नहीं? मो फैन ने अपने शरीर को देखते हुए हैरानी जताई। हालांकि उसे गर्मी लग रही थी, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं जल रहा था। जल्द ही उसकी नजर तलवार पर पड़ी जो पिघलकर तरल बन गई थी। हालांकि जिस बात ने उनकी पुतलियां बड़ी कर दी, वह था तरल का तीव्र गति से उनकी ओर आना और फिर उनके माथे पर गिरना। धमाका! उसने अपनी चेतना को भटकते हुए महसूस किया, इससे पहले कि वह खुद को अपनी आत्मा के सामने पाता, उस खंजर के सामने जिस पर ड्रैगन की नक्काशी थी। यहां तक कि तरल पदार्थ भी मौजूद था। जल्द ही उसने एक दहाड़ सुनी जिससे वह डर के मारे कांप उठा। स्रोत की तलाश में उसने चारों ओर देखा और एक अलौकिक स्थान पाया जिसमें वह, उसकी आत्मा और वह तरल समाहित था। वह हैरान था, उसे ध्वनि का स्रोत नहीं मिल रहा था, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान खंजर के हैंडल से निकल रहे अलौकिक ड्रैगन की ओर गया। ये वही अजगर था जो खंजर पर बना था, हालांकि यह अजगर एक महल जितना बड़ा था। ये ड्रैगन अंतरिक्ष में तैर रहा था, अपने बड़े जबड़े को खोलकर तरल पदार्थ को निगलने से पहले गोल गोल घूम रहा था। मो फैन ने देखा कि उसी समय ड्रैगन के शरीर पर एक शल्क दिखाई दिया। ड्रैगन जल्द ही अपनी आत्मा की नक्काशी पर लौट आया, फिर उसने महसूस किया कि उसकी चेतना बह रही है, और जल्द ही वह अपने शरीर में वापस आ गया। उन्होंने अपने शरीर का विश्लेषण किया और किसी भी परिवर्तन की तलाश की। जल्द ही उसने पाया कि उसके साथ एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और वह हंसने लगा। हा, मैं सफल हो गया। अब मैं एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक हूँ। मेरी आत्मा भी 3 स्टार तक आगे बढ़ गई। हा, फिर उसकी निगाहें गंभीर हो गईं और उसने खुद से वादा किया,
रुको यूनेर, मैं जल्द ही आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं किसी भी शैतान को तुम्हें अपनी दासी बनाने का सपना भी नहीं देखने दूंगा। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। अब मुझे बस 3 दिन में प्रवेश परीक्षा देनी है और मैं आपसे फिर मिल सकता हूं। इस बीच ऐशन एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी के सामने खड़ा था। ये बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रवेश परीक्षा का प्रभारी लोपू था। आह, युवा मास्टर ऐशन, आप यहाँ क्यों आए हैं? लोपू ने ऐशन पर नजर पड़ते ही मुस्कुराते हुए पूछा। लोपू ऐशन का सम्मान करता था, इसलिए नहीं कि वह फेंगजू का शिष्य था, बल्कि अपनी प्रतिभा के कारण। वह उस दिन मौजूद था जब उसने देखा कि पूज्य वानरराज आशिन को उसकी आत्मा देने के लिए प्रकट हुए थे। लोपू का मानना था कि आशिन की कृपा दृष्टि में रहने से ही उसे लाभ होगा। बड़े लोपू, मैंने सुना है कि 3 दिन बाद प्रवेश परीक्षा है, सही है? ये प्रवेश परीक्षा एशियन की परीक्षा से अलग थी। कोई भी किसी भी दिन अपनी आत्मा को जागृत कर सकता था और एशियन ने यही किया। उन्हें किसी परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ा। 3 दिन बाद की परीक्षा कम प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए थी। हाँ युवा स्वामी, आपने सही सुना है, लोपू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम तो एल्डर, मैं प्रवेश परीक्षा के लिए अनुशासनात्मक टीम में शामिल होना चाहूंगा। ऐशन ने अपनी इच्छा व्यक्त की। अनुशासनात्मक टीम वरिष्ठ शिष्यों का एक समूह था जो किसी के गलत आचरण करने पर दंड देने का प्रभारी होता था। ये समूह प्रवेश परीक्षा के उचित संचालन के लिए जिम्मेदार था और यदि परीक्षार्थी गलत व्यवहार करते तो उन पर निर्णय दे सकता था। युवा गुरु, आपको इस तरह के छोटे से काम के लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बाहरी शिष्यों को ये काम सौंप दूंगा। लोपू ने नहीं सोचा था कि अनुशासनात्मक टीम में होना एशियन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए उपयुक्त होगा। उसे सिर्फ साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि अनुशासनात्मक टीम में होने से एशियन को उसकी साधना में मदद ही मिलेगी। नहीं नहीं एल्डर, मैं एक बार प्रवेश परीक्षा का अनुभव करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि मुझे बिना किसी परीक्षा के ही स्वीकार कर लिया गया था और मैं इसे एक बार देखना चाहूंगा। इसके अलावा संप्रदाय की मदद करने से मुझे योगदान अंक मिलेंगे, है ना? लेकिन युवा गुरु, यह अच्छा नहीं लगेगा यदि हमारे संप्रदाय के युवा गुरु इस छोटे से काम में मदद कर रहे हैं। अरे, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या? मैं अनुशासनात्मक टीम का कप्तान बनूंगा। यह कोई छोटा पद नहीं है और मेरे पद के अनुकूल होगा। आपकी बातें तो सही हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं। जब आप इतनी विनम्रता से पूछ रहे हैं तो मैं आपको मना नहीं करना चाहूंगा। धन्यवाद बड़े लोपू, ऐशन ने विदा लेने से पहले अपना धन्यवाद व्यक्त किया। मोफैन, प्रवेश परीक्षा के दिन मिलते हैं। लोपू के कक्ष से बाहर निकलते समय ऐशन ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ टिप्पणी की, अध्याय 48, कितनी सुंदर महिला है। दस्तक दस्तक, ऐशन ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि शियू का था और आज वह दिन था जब वह अपना वादा पूरा करने जा रही थी। उसने शपथ ली थी, याद है? ऐशन बहुत अच्छा था और उसे अपने साथ ले जाने आया। वह नहीं चाहता था कि उसे अपनी शपथ तोड़ने की सजा मिले। वह इतना क्रूर भी नहीं था। पिछले कुछ दिनों से एशियन फॉर्मेशन पुस्तकों में महारत हासिल कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 120 से अधिक बुनियादी पुस्तकों और 500 से अधिक मध्यवर्ती पुस्तकों में महारत हासिल कर ली है। हालांकि इन किताबों ने उसके ज्यादातर खलनायक अंक खत्म कर दिए थे, फिर भी उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। हर अंक सार्थक था। अभी अगर उसे तैयारी का समय दिया जाए तो वह एक शुरुआती राजाक्षेत्र साधक को भी हराने में सक्षम था। ये संरचनाएं कितनी शक्तिशाली थी, ये तो बस यही था। एक संरचना थी जो उन्हें खास तौर पर पसंद थी। वह जो क्यूई को अवरुद्ध कर देगा और फंसे हुए साधक को अपनी शक्ति को बुलाने में असमर्थ बना देगा। क्यूई के बिना वह एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक बनकर रह जाएगा, चाहे वह कितना भी ऊंचा और शक्तिशाली क्यों न हो। अभी उनके विलेन पॉइंट्स केवल 20,700 थे। ये 500 से अधिक पुस्तकें पढ़ने के बाद हुआ था, इसलिए वह शिकायत नहीं कर सके। जहां तक खलनायक अंक अर्जित करने की बात है, क्या उसकी नौकरानियों के रूप में 2 नायिकाएं नहीं हैं? उनमें से किसी के साथ भी यौन संबंध बनाने से उसका भंडार एक बार फिर भर जाएगा। चरमराहट, दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला, जिससे पता चला कि यह आलीशान नहीं था और कुछ हद तक सामान्य था। ये घर एक छोटा सा एक मंजिला घर था जो आमतौर पर मुख्य शिष्यों को दिया जाता था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर ऐशन ने सामने आए व्यक्ति पर ध्यान दिया। उन्होंने उम्मीद की थी कि शियू या वेली ही वह व्यक्ति होंगे जो दरवाजा खोलेंगे, क्योंकि यह उनका घर था। एशियन ने दरवाजा खोलने वाले व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए विनम्र मुस्कान बनाए रखी।
जल्द ही उस व्यक्ति की आकृति दिखाई देने लगी और दरवाजा खुल गया तथा उसकी सुंदर आकृति सामने आ गई। जैसे ही ऐशन की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी, वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ये व्यक्ति एक खूबसूरत महिला थी, हालांकि उसके बारे में कुछ अलग था। वो एक परिपक्व महिला थी जिसका शरीर सुडौल और सुडौल था, जिसने ऐशन का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। उसके बाल गहरे हरे रंग के थे जो उसके बगल में हल्के कल में बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गहरी क्रिस्टल जैसी नीली थीं और उसकी त्वचा में एक गर्म सुनहरी चमक थी। हालांकि ऐशन का ध्यान उसकी मासूमियत भरी नजरों ने खींचा। हालांकि वह परिपक्व थी, उसकी आंखों में मासूमियत थी। और उसके विशाल स्तनों को कौन भूल सकता है, मानो उसकी पतली ढीली नीली ड्रेस से बाहर निकल आएंगे। उसकी ढीली ढाली ड्रेस के बावजूद उसकी मोटी जांघें और कमर साफ दिखाई दे रही थी। अब एक मिल्फ ऐसी ही होनी चाहिए। हाँ, मैं कब से इस दुनिया में एक खूबसूरत मिल्फ की चाहत रखता आया हूँ। यद्यपि ऐशन अब तक जिन युवा सुंदर महिलाओं से मिला था उनसे संतुष्ट था, लेकिन यदि आप उससे उसकी पसंद पूछे तो उसका जवाब कुछ इस तरह होगा, बेशक मिल्फ्स किसे पसंद नहीं है, मुझे वाकई है। उनके अनुसार हर महिला की पसंद अलग होती है। वेली और जिरान जैसी हंसमुख लड़कियों का अपना आकर्षण था, जबकि शियुए और लिंग युन जैसी ठंडी और गंभीर लड़कियां अधिक गर्म थीं। हालांकि उन सबके ऊपर एक मिल्फ आई, वो औरतें जो किसी भी लड़की से ज्यादा कामुक थीं। ये ठीक वैसे ही था जैसे जीव विज्ञान काम करता है। 30 वर्ष की आयु में एक महिला अपनी यौन इच्छाओं के चरम पर होती है। या आप ये कह सकते हैं कि एशियन को एक बुद्ध था, हालांकि एक मिल्फ की छूत उसके ड्रैगन को पूरी तरह से निगल लेती थी, जिससे उसे परम आनंद मिलता था। खैर, उसने अपने पिछले जीवन में इन सब का अनुभव किया था, इसलिए वह बेहतर जानता था। कुल मिलाकर एशियन की जुदाई प्राथमिकता सूची में एक मिल्फ शीर्ष पर आए। इस दुनिया में आने के बाद उसने कभी भी मिल्फ का स्वाद नहीं चखा था। उसे अपनी खूबसूरत मालकिन मिल गई, जिसके साथ वह संभोग करना चाहता है। हालांकि उसके साथ संभोग करने के लिए उसकी ताकत बहुत कम है। वह उसे एक उंगली से मार सकती है, उसके पीछे जाना मूर्खता होगी। उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वह उसे युद्ध में हरा नहीं देता। यहाँ तक कि 9वें राजकुमार के रूप में उनकी स्थिति भी फैंग जू को अपने बिस्तर में लाने में कोई काम नहीं आएगी। राजा क्षेत्र के साधक बहुत महत्वपूर्ण थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी साधक बन सके। यद्यपि वह देखने में ऐसी नहीं लगती, लेकिन उसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। फिर भी इतनी कम उम्र में राजा क्षेत्र साधक बनने के लिए उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। किंग रियल्म तो बस एक और लीग है और एशियन को इससे दूर रहना चाहिए। अभी तो वह केवल समय का इंतजार कर सकता है और अधिक मजबूत हो सकता है। बेकार चीजों के बारे में सोचने के बजाय एशियन ने अपने सामने वाली महिला पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने अपनी मीठी आवाज में चेहरे पर विनम्र मुस्कान के साथ पूछा। ऐशन ने अपनी कल्पना से बाहर आकर जवाब दिया, मैं शियू से मिलने आया हूँ, क्या आप कृपया उसे बुला सकते हैं? ठीक है, यहीं रुको। उसने अंदर वापस जाने से पहले सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके द्वारा शियू का नाम चिल्लाने की आवाज एशियन को बाहर से भी सुनाई दे रही थी। कितनी प्यारी महिला है, ऐशन ने मुस्कुराते हुए शियू का इंतजार करते हुए कहा। कुछ ही क्षणों में दरवाजा एक बार फिर खुला और इस बार शियू बाहर आया। उसने घृणा से उसकी ओर देखा और फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम अपनी शपथ भूल गए? ऐशन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा था कि 1 महीने के लिए आपकी दासी बनूंगी और मैं अपनी शपथ पूरी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। ये कहते हुए उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैंने कभी नहीं बताया कि मैं आपकी दासी बनने का वह महीना कब शुरू करूंगी। उसकी बेशर्मी देखकर ऐशन की भौहें और गहरी हो गईं और उसने पूछा, तो तुम अपनी शपथ कब पूरी करने की योजना बना रही हो? कौन जाने, शायद अगले महीने या अगले साल या फिर 10 साल बाद। कोई समय सीमा नहीं है, याद है? आपने तो सिर्फ अवधि बताई है, शुरुआत का दिन या तारीख नहीं बताई है। मैं जब चाहूं तब शुरू कर सकता हूं। इस दौरान उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी और वह ऐशन को दयनीय दृष्टि से देख रही थी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ऐशन, जो तुमने मेरे लिए इतना बड़ा रास्ता छोड़ दिया है। क्या तुम मुझे अपनी नौकरानी बनाना चाहते हो? सपने देखते रहो। दूसरी ओर ऐशन खुद को कोस रहा था। मूर्ख, तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो? उफ, लगता है अब मेरे पास और भी काम है। ऐशन ने मुस्कुराते हुए पूछा, शियू, मैं तुमसे अपनी शपथ पूरी करने का अनुरोध करता हूँ। मैंने तुम्हारी बहन को बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी थी,
फिर तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर यह बात किसी को पता चल जाए तो कोई तुम्हारी मदद करेगा? यह एशियन का इस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का अंतिम प्रयास था, अन्यथा उसे अपने ही तरीकों का सहारा लेना पड़ता। शियू ने उसके शब्दों के जवाब में उपहास किया। शियू, मुझे बड़ी बहन कहो। दूसरी बात, अपनी हैसियत से बाहर की चीज मांगना तुम्हारी अपनी भूल है। एक आम आदमी मुझे अपनी दासी बनाना चाहता है। क्या आप सोचते हैं कि आप योग्य हैं? और रही बात मेरी मदद करने वाले की, तो चिंता मत करो, अगर तुम सबको बता भी दोगे तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, और अगर कोई तुम पर विश्वास भी कर ले तो वह यही सोचेगा कि तुम ये बेईमानी भरी शर्तें मानकर गलत कर रहे हो। ऐशन चुपचाप शियू के घमंडी और अहंकारी शब्दों को सुनता रहा, हालांकि अंदर ही अंदर वह क्रोधित हो रहा था। शियू द्वारा उसके कानों पर फेंके गए हर ताने पर उसकी पलकें फड़क उठती थीं, जबकि वह क्रोध में फूटने से बचने के लिए खुद को नियंत्रित करता था। बस, मैंने बहुत कुछ सुन लिया। वह धीरे से बुदबुदाया, उसके शब्दों में उसके अंदर का रोष झलक रहा था। शुरू से ही उसने उसके साथ ईमानदार रहने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि वह उसे साथ ले जाने के लिए भी आया था। हालांकि अब वह अपनी शपथ निभाने से इनकार कर रही है। आखिरी प्रयास के तौर पर उन्होंने विनम्रता से अनुरोध भी किया, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? उपहास। क्या? क्रोधित होना। जाओ और अपने आप पर गुस्सा करो कि तुम इतने मूर्ख हो। शियू ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ ताना मारा और फिर पीछे मुड़कर अपने घर में प्रवेश किया। तथापि आर्गह, वह कराह उठी क्योंकि उसे अपने चारों ओर घुटन भरा दबाव महसूस हो रहा था। इस बीच ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधे पर एक पहाड़ रख दिया गया हो। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। खड़े रहने के लिए भी उसे पूरी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। आखिरकार वह तो एक नवजात आत्मा 5वें चरण की साधिका थी। यहाँ तक कि मो फैन को बचाने आए शीर्ष नवजात आत्मा साधक को भी इस दबाव में खड़े होने में कठिनाई हुई। उस समय दबाव को 5 भागों में विभाजित किया गया था, हालांकि अभी केवल शियू ही इस दबाव का सामना कर रहा था। खांसी। इस दबाव के कारण शियुए के मुंह से खून निकल आया और उसका एक घुटना जमीन से छू गया। अभी उसकी पीठ ऐशन की ओर थी। ऐशन ने शियू पर सारा दबाव नहीं डाला था और अधिकांश दबाव को नियंत्रित कर लिया था। ओरिजिन रीम, उसने दर्द भरी आवाज में कराहते हुए कहा, इससे पहले कि उसे अपनी चेतना लुप्त होती महसूस होती, उसकी आंखें उसके सिर के पीछे की ओर मुड़ जाती। धम्मा। जैसे ही ऐशन ने दबाव डालना बंद किया, वह गिर पड़ी। शियुए। दरवाजे से एक घबराई हुई चीख आई क्योंकि एशियन की नजर सामने वाली मिल्फ पर पड़ी। वह शियू की ओर दौड़ी और फिर झुककर उसे हिलाया, ये देखने के लिए कि क्या वह ठीक है। काटना। एक चाकू उसकी गर्दन के पीछे लगा, जिससे वह भी बेहोश हो गई। केवल एशियन ही उदासीन भाव से खड़ा रह गया।